वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 30 मई 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शशामलाम मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे नृत खर करवाले। अबला केन मावे तो बोले, बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। तुम्हि विद्या तुम्हि धर्मा, तुम्हि हृदि तुम्हि मर्मा, त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हि मा शक्ति, हृदये तुम्हि मा भक्ति। তোমারে প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে মাতরম বন্দে মাতরম। वन्दे मातरम्। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम उद्घोष के लिए सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर ले। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम।
वंदे वंदे मातरम। मातरम। जी भैया। वंदे मातरम बोल सभी भैया। को। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार 30 मई 2026 की चौपाल शुरुआत करते हैं। चौपाल की शुरुआत के लिए आज शुरुआत करते हैं एक भजन के संग। और इस भजन को सुनाने आ रही हैं मेरी धर्म पत्नी लीलम देवी। नीलम देवी जी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम सभी को। राधे राधे जी, राधे राधे। बूटी ज्ञान के पिला दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। ए बूटी ज्ञान के पिला दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। इसी काया में घोराय अंधेर, सुनो लो जी गुरुदेव। इसी काया में घोर अंधेरा, सुनो लो जी गुरुदेव। बूटी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। बूटी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। इसी काया में कूड़ा कचड़ा, सुनो जी गुरुदेव। इसी काया में कूड़ा कचड़ा, सुनो जी गुरुदेव। झाड़ू ज्ञान की लगा दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। झाड़ू ज्ञान की लगा दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। बूटी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। बूटी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। इसी काया में मैला बहुत है, सुनो लो जी गुरुदेव। इसी काया में मैला बहुत है, सुनो जी गुरुदेव। साबुन ज्ञान के लगा दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। साबुन ज्ञान की लगा दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। ए बूटी ज्ञान के पिला दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। बूटी ज्ञान को पिला दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। इसी काया में पाप बहुत है, सुनो जी गुरुदेव। इसी काया में पाप बहुत है, सुन लो जी गुरुदेव। गंगा ज्ञान की बहा दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। गंगा ज्ञान की बहा दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। बूटी ज्ञान के पिला दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। ए बूटी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। इसी काया का मोल नहीं है, सुनो जी गुरुदेव। इसी काया का मोल नहीं है, सुनो जी गुरुदेव। मेरे घर में नहीं आएगा काया तो मिट्टी हम में बाहर मिल कल जाए होना अच्छा होना कोई गुरुदेव, मायने नहीं रखता। दर्द अब मेरे ऐसे नस भी तर्कस नस में लगा में। हम 15 दिन जेल में जाएंगे से लड़िए। हम हमें का धन्यवाद काया धन्यवाद। मिट्टी में मिल सबको जाए वंदे मातरम। गुरुदेव, हाँ, दर्द बिल्कुल करेंगे। मेरे नस नस अच्छा लगा में। और बूटी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। बूटी ज्ञान के पिला दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। 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 जी, बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं चौपाल की ओर। चौपाल में आगे बढ़ते हैं। आज
एक छोटी सी सुबह की क्लिप आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, सुनाना चाहूंगा। उसके बाद चौपाल के आज दो धमाके आप लोगों को भी थोड़ी देर में मिलने वाले हैं। उससे पहले सुबह हुए धमाके में से उस धमाके का एक अंश आप सभी को दिखाना चाहूंगा। समझने वाले बड़े समझदारी से समझेंगे और ना समझने वाले के लिए तो कोई बात ही नहीं है। आवाज आए तो चैट बॉक्स में लिख दें, ना आए तब भी। इस हर नारी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप तो जॉब में थी और घर भी, दोनों तराजू होता है और नापने वाले कोई और होते हैं। जी बिल्कुल। और आज का जनरेशन जो है ना, यहीं पे आके बिखर रहा है। जी 99% बच्ची जो है वो चाह तो रही है सब लोग जॉब भी करें और घर भी संभाले, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और ये शब्द जो है ना, ये जी बहुत बड़ा प्रेरणादायक शब्द है। अगर इसको एक बार दिन में सुन भी लिया जाए ना, तो मन स्थिति ऑटोमेटिक बदल जाएगी। मेरा ये सोच है। उस दिन से मेरे दिमाग में ये शब्द चल रहा है और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अपनी बेटी को भी इसको एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। ये बहुत अच्छा आपका अनुभव है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मेरा भी यही कहना है कि कहाँ सामना करना है और कहाँ सहना है, ये अगर बच्चों में डाल दिया जाए तो सफर बहुत आसान हो जाएगा। रुना जी, मेरे यहाँ पर जो नेक्स्ट डोर है चाचा ताई हैं, और मैं घर की 13वीं या 14वीं बहू हूँ। और मेरे को सभी कहती हैं कि दीदी आपकी आवाज कभी ऊंची नहीं आई, चार दीवारी से बाहर नहीं निकली। तो मैंने कहा चलो आज मैं राज की बात बता ही देती हूँ। मैंने कहा मैं चार दीवारी में जो है ना तवे के ऊपर पानी नहीं डालती, मैं खाना खाकर बाहर घुमाने के लिए ले जाती हूँ कि चलिए आज राउंड लगा कर आते हैं, घूम कर आते हैं। रास्ते में झाड़ा पूछी करके घर में ले आती हूँ, किसी को नहीं पता लगता है। बहुत- मुझे पूरे उस दिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा था और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने जीवन में तो ऐसे उतारती हूँ और इसको तो अब याद करके रख ली हूँ। नहीं, घर में बच्चे देखते हैं ना, और लोग भी उसको समझते हैं कि देखिए वो किस तरह से बात करती है। लेकिन पति पर तो बराबर का अधिकार है ना। तो कभी मौका हमें मिलेगा, कभी मौका उनको मिलेगा। तो हम मौका घर में नहीं लेते, हम चौका बाहर लगा के आ जाते हैं, इसीलिए कभी कोई ऊंची आवाज नहीं सुनता है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। भैया जी। इसको कहते हैं अनुभव भैया। आज का अनुभव बिल्कुल अलग है। भैया इसको अनुभव कहते हैं भैया। ये ये पर्दे के पीछे वाला ज्ञान उस दिन का बाकी रह गया तो आज मिल गया। ये उस दिन निकला नहीं था भैया। भैया उस दिन मैं बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि बहुत मुझे लंबा हो बहुत जाता। अच्छा लगा था। नहीं, बहुत लंबा हो जाता। मैं तो 2 घंटे बोल सकती, 5 घंटे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनुभव इतने हैं, इतने साल का, इतने साल हो गए। 1 साल का एक अनुभव सुनाऊं तो मेरे को कम से कम 62-63 साल की, तो 63 मिनट तो सिर्फ अनुभव कहने के लिए चाहिए मुझे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आज हमारी से बातों खाना को खा इतने के ध्यान आज से से खाना सुनने। खा के सभी बहनें जाना शुरू करें। और छोटी बात को ही पकड़ ले, बात को ऐसा नहीं इकट्ठा करते रहे कि 4 बार उन्होंने कह दिया। नहीं, जब पहली बार का है तभी ले जाइए, बात को बड़ा नहीं होने दीजिए, नहीं तो बम फोड़ना पड़ेगा ना बाहर। नहीं माता जी, खाना तो रोज ही पचाना है ना, चलना तो रोज ही है। बस घूमने रोज तो ही ले रोज जाना जाना है, है। रोज लेकर जाना है। छोटी छोटी समस्याएं बाहर सुलझा कर आइए, घर में नहीं। सब सुनते हैं। एक माँ को बुरा लगेगा कि मेरे बेटे को ये कह दिया, बेटा और बेटी सीख जाएंगे कि मम्मी पापा से ऐसे बात करती हैं, तो वो भी, उसका भी ध्यान रखना है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सही बताऊं तो माता जी के आने के बाद ना सीखने, तो ये रही चौपाल की आज शुरुआत की ज्ञान की बातें। ठीक है। और अब चलते हैं हमारे बीच में एक दीदी का आज शादी की सालगिरह है, तो उनके पहले उन्हें हार्दिक बधाइयाँ देते हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल की ओर से। जी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि किनका है, बहुतों को मालूम नहीं, तो मालूम पड़ जाएगा अभी पल भर में ही। सुषमा दीदी राजस्थान।
सुषमा दीदी राजस्थान। बहुत बहुत बधाई दीदी आपको। बहुत बधाई बहुत बधाई दीदी आपको। दीदी शादी के साल की रही आपको बहुत बधाई हो बहुत दीदी बधाई आपको। ऐसा बनी रहे बहुत शुभकामनाएं। बहुत आप स्वस्थ बधाई रहें हो। मस्त रहें दीर्घायु रहें। बहुत शुभकामनाएं कि बहुत बहुत आपका बधाई हो दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से राम जी बधाई शुक्रिया हो आपको दीदी। ऐसा बधाई सुख हो। रखे। बहुत बधाई हो शादी की अली आपको बहन बहुत 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 शादी बधाई का आपको। हीरा और बहुत बहुत मिठाई की थाली बनी बधाई। रहे जय माता सदा दी। सुहागन रहो। दीदी, बहुत बहुत ऐसे बधाई हो हंसते आपको, बहुत बहुत मुस्कुराते रहो। शादी की सालगिरह की आपको बहुत बहुत बधाई हो दीदी। सभी को बहुत बहुत बधाई शादी की बहुत 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 बधाई सालगिरह की। सुषमा दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। स्वस्थ समृद्ध परिवार आप ही के परिवार की ओर से आपको आपकी वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं, और परमपिता परमेश्वर से यही कामना करते हैं कि आपका आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। आप एक बड़ी दीदी के रूप में हम सभी को मिली हैं दीदी। आप अपने बारे में बताएं, कितने साल हो गए बाहर? अभी संतोष दीदी की माता जी वाली बात है, आप कितनी बार बाहर लेके गई? एक बार भी नहीं गई भैया। चलिए कोई बात नहीं, बताएं दीदी अपने बारे में बताएं। शादी हुई थी 1996 में, और यहाँ पे जब आई थी तो मतलब मेरी सासू माँ बहुत बीमार थी, और शादी करने का मेन उद्देश्य यही था कि भाई बेटे का घर बन जाए, मेरा पता नहीं है मैं कब चली जाऊँ। और पापा जी मतलब बापू जी कहते थे, हम ससुर जी को बापू जी और माँ कहा करते थे। तो बापू जी कहते थे कि भाई हमें ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे घर की परिवार की परंपरा को निभाती रहे आगे तक। उनकी इन बातों को अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि मैं अच्छे से अच्छी तरीके से निभा सकूं। आज भी उनकी परंपराओं को निभा रही हूँ भी, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ। और माँ पापा जी ने बहुत अच्छे से यहाँ पे ख्याल रखा। जैसा कि पहले होता था कि पहले पुरुष लोग अपनी पत्नियों पे कम ध्यान दिया करते थे और सास ससुर ज्यादा ध्यान दिया करते थे, तो ऐसा ही मेरे ही परिवार में था कि भाई माँ पापा जी हमारा जो भी काम होता था वो माँ पापा जी ही किया करते थे, ये इनका काम था। इवन बच्चे भी होते थे तो हम माँ को ही बोला करते थे, इनको पापा जी को कुछ पता नहीं होता था। तो वही सब पुरानी परंपराएं थी भैया हमारे यहाँ पे, और वही मतलब इन हमें मुझे याद नहीं कि इन्होंने मेरे जैसे बच्चे हुए तो इन्होंने कब खिलाया उनको। पापा जी लेके जाया करते थे, अपने साथ रखा करते थे दोनों बच्चों को, और दोनों बच्चे उन्हीं के साथ खा पी के बड़े हो गए। स्कूल छोड़ना था तो वो अपने आप चले जाते थे। बापू जी ध्यान रखते थे कि भी बच्चे का आने का टाइम हो गया, नहीं आया तो बच्चा घर पे क्यों नहीं आया, और कहाँ खेलने जाता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, वही ध्यान रखते थे। वो खाना खिलाते थे तो साथ पास के बिठा लेते थे, उनके साथ से बैठ के खा लिया करते थे। उस जमाने में मतलब 2000 तक, मैं 1996 में आई थी, उस वक्त हमारे गायें थी, और उसके बाद में 6-7 गायें हो गई थी। लगभग 2006 तक मेरे पास गाय थी, खूब गाय थी, खूब गाय का काम किया करती थी। बच्चे कब बड़े हुए पता ही नहीं चला। और कभी ऐसा नहीं कि खुद से बैठ के खाना खिलाया या खुद से बैठ के बच्चों को स्पेशल टाइम दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। कभी घर से बाहर मतलब यहाँ पे नहीं थी परंपरा कि हम घर से बाहर जाए। तो ऐसे ही आज भी नहीं है भैया, आज भी घर में ही रहते हैं। अनुमान टाइम कोई जरूरी होता है कहीं कोई जाना, पहले माँ जाया करती थी, अब माँ एक्सपायर हो गई तो 3 साल हो गए उनको। तो उसके बाद से 12 महीने 1.5 वर्ष तक तो मैं घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन अब धीरे धीरे मोहल्ले में या इधर उधर कहीं जाना होता है, जरूरी होता है, जहाँ पे भी जाना पड़ता है कि भाई किसी की शादी है, किसी के कोई एक्सपायर हो गया, किसी के बच्चा हुआ है तो जाना पड़ता है, तो अब जाती हूँ थोड़ा थोड़ा। बाकी सामान्य जीवन है एकदम से, घर की परंपराओं के साथ रहती हूँ, वही परंपराएं निभाती हूँ। बढ़िया है सब, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, जैसा भी करता है। दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, पतिदेव भी अच्छे हैं, सीधे साधे एकदम से। ज्यादा ना किसी को कुछ कहना ना किसी को कुछ सुनना, ऐसा कुछ नहीं है। आज की दुनिया से एकदम मतलब आज के जो पुरुष होते हैं उनसे बहुत अलग है। आज के पुरुष बहुत तेज तर्रार होते हैं, वैसा नहीं है उनका। ठीक है, अपना अपने धुन में रहते हैं दादा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि किसी को कोई गलत कहना,
तो ऐसा भी नहीं है कि किसी के लिए गलत सोचना, सबके लिए अच्छा करने की सोचते हैं, होता है नहीं होता वो ऊपर वाला जाने। ठीक है, चल रहा है भैया, जो भी है बढ़िया है। अब इस दौरान, कोरोना के दौरान जब घर पे रहते थे तो मेरे को भी लगा कि अपने को भी कुछ करना चाहिए। तो उस वक्त एक दिल्ली से एक अमन भैया थे, वो उन्होंने मुझे मोदी केयर के बारे में बताया, तो मैंने वहां से कुछ सीखना शुरू किया। उससे पहले ज्यादा मोबाइल का भी नॉलेज नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे बताया कि किस तरह से जूम अटेंड करते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, कैसे वीडियो ऑन करते हैं। तब तक जीरो थी, एकदम कुछ नहीं आता था। पतिदेव आज भी बड़ा वाला टच फोन नहीं चलाते, हालांकि बोलते जरूर है कभी कभी मैं भी लाऊंगा, लेकिन चलाते नहीं है अभी तक। और छोटा वाला रखते हैं, मैं उनको अक्सर कहा करती हूँ छोटे वाले फोन तो बड़े आदमियों के पास रहते हैं। और ऐसे अपने आप को अंबानी मानते, कहते मैं अंबानी का बेटा हूँ। ठीक है, अच्छा बढ़िया है भैया, हंसी मजाक करते हुए चला जाता है टाइम। सामान्य जीवन है हमारा, बहुत अच्छा है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्ची बेटी है जो पीएचडी कर रही है, बेटा इंजीनियरिंग कर चुका है, अपना बिजनेस करता है। बेटी फिजिक्स के लेक्चरर है, साथ में उसको जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसे आपके नुस्खे बताती हूँ वो करती है, फॉलो करती है बहुत अच्छे से। पति भी मेरे बहुत अच्छे से, मैं कुछ भी उनको दे दूँ, कोई भी तकलीफ हो उनको, मैं कह दूँ ना ये खा लो, ये पी लो, ये जड़ी बूटी ले लो, वो लेने के लिए एकदम तैयार है, कभी भी मना नहीं करते। हर एक चीज लेने को तैयार रहते हैं। ऐसे मेरे मतलब बापूजी भी घर की ही दवाइयां लेते थे, कभी उन्होंने गोली दवाई कुछ नहीं ली। माँ लेती थी जरूर, और माँ का भी पापा जी को बोलती थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये ले लो, वो यही बोलते थे कि नहीं तू ही ले ले, तू ही, तेरा ही काम है दवाई लेने का, मेरा नहीं है। उनकी तबीयत खराब होती मुझे ही कहते सुषमा मुझे वो वाली तेरी वाली उकाली बना दे, यहाँ पे काढ़ा उकाली बोलते हैं, हम तो बोलते थे तेरी वाली उकाली बना दे, और वो पी लेते थे, पी के मुंह ढक के सो जाया करते थे, सुबह तक एकदम टनाटन ठीक हो जाते थे। भैया पूरी इतनी ठंड पड़ती थी पर कभी भी वो गर्म पानी से नहीं नहाए, हमेशा ठंडे पानी से नहाते थे। बस 3 महीने वो ज्यादा बीमार रहे, उस दौरान उनको जैसे रखा गया वैसे वो रहे। बाकी बढ़िया है भैया। आज उनको मिस करते हैं। उनके साथ से मतलब वो हर एक पल को एंजॉय करवाया करते थे वो। जब भी एक एनिवर्सरी आती थी तो सुबह पहले ही पापा जी तैयार हो जाते थे, आज इसको ये ला के देना, ये ला के देना, ये करना है। खूब अच्छे से करते थे, मतलब माँ पापा जी खूब प्यार से रखते थे। उनके जाने के बाद मम्मी उधर से पीयर में मम्मी पापा चले गए, तो 2-3 साल तो बहुत ऐसे नर्वस से रहे। आज काफी दिनों के बाद अच्छा लग रहा है, एक बड़ा सारा परिवार है, सब साथ में है। कहीं ना कहीं मुझे भी लगा भैया आज कि ये मेरा पूरा परिवार है, तो मैंने दोपहर में आपको बताया। जी भैया, धन्यवाद बोलना में। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं देना चाहूंगा परमेश्वरी दीदी का, कि जिनके सानिध्य में आप जैसी एक बहुत ही सिंपल साधारण बड़ी दीदी हमें मिली। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ अपने दिल की बातें रखनी है तो रखिए, ये आपकी चौपाल है, आज आपका दिन है दीदी, घबराए नहीं, पुरानी यादें ताजा करें। भैया यादें कैसी भी हो, तकलीफ देने वाली होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। इन दिनों इस पीरियड में माँ पापा जी को बहुत मिस किया था, क्योंकि अपने सर पे बड़ों का हाथ जब होता है ना तो हम बहुत धनवान होते हैं, और वो नहीं होते हैं तो चाहे अपने पास कुछ भी हो, अपने कहीं ना कहीं अकेले होते हैं अंदर से। अपने स्त्रियां सारी पति को लगभग सब बातें बताती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी होती है जो टेंशन की होती है, या यूं कहे कि उनसे पति को परेशानी होगी, या वो कुछ सोच में पड़ जाएंगे, चिंता में पड़ जाएंगे। तो मैं जितना अपने को समझ पाई हूँ तो पत्नियां नहीं भी बताती है पतिदेव को कि भाई ये बातें ऐसे हो गई है। और घर के जोड़ के रखना होता है तो बहुत सारे समझौते भी अपने को करने होते हैं। वो माँ मेरे मम्मी पापा की एक ही सलाह थी कि बेटा हमें कभी कोई कुछ ऐसे वैसे शब्द नाम सुनने को मिले, अपने घर को ही घर समझना। मेरे पापा ने जिस दिन विदा किया था उस दिन से यही कहा था, बेटा अब वही तेरा घर है, उसी को तो संभाल के रखना, उसी को सहेज के रखना। बस चीज यहाँ पे आई तो मेरा भगवान जानता है भैया कि मैंने इस माँ को, मतलब मेरी सासू माँ को माँ ही बोलती थी, और मेरी माँ से ज्यादा मैंने प्यार किया। ऐसा नहीं है मैं नहीं किया, उन्होंने भी मुझे बहुत किया। मैं यहाँ पे आई तो ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, इवन घर का काम भी यूं कहिए कि बहुत ज्यादा काम नहीं जानती थी, सिर्फ रोटी सब्जी बनाना जानती थी। और यहाँ पे आके ही माँ ने सबके कपड़े कैसे धोते हैं,
मेरे जो बापू जी मतलब ससुर जी थे, वो पंडित थे, बड़े पंडित थे। तो उनका जो पहनना था वो धोती चोला था, जनेऊ रखना था, कहीं किसी मरे हुए के गए तो जनेऊ चेंज करना, वो सब वैसा पांडित्यपूर्ण उनका जीवन था। तो आप समझ सकते हैं हमारे घर में कैसी परंपरा रही होगी। उसी को फॉलो किया। पापा जी का बहुत सही, यूं कहूँ तो आशीर्वाद रहा मुझे। हमेशा स्नेह से रखते थे, बहुत स्नेह से रखते थे। मतलब इनको मतलब उमा के पापा को वो जरूर कभी गुस्सा कर देते थे, पर मुझे नहीं कहते थे, कुछ भी नहीं कहते थे। कोई बात भी हो जाती थी तो बाहर चला, ऐसे माँ कुछ कहती ना, इसने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, तो पापा जी सुन के बाहर चले जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। ये सब बातें बहुत बार याद आती है भैया कि आज अपने सिर पे ऐसे देखा जाए तो, हालांकि है मेरे जेठ जी हैं, जेठानी जेठ जी हैं, बॉम्बे रहते हैं वो। और वो भी कहते कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ कहें। वो भी बहुत ऐसे अच्छे स्वभाव के हैं। जेठानी को तो जैसे मैंने अपने आपको दिखाया ही था एक बार, वो बीमार हुई थी तो भैया भाई साहब भी हैं, वो भी अच्छे हैं। पर फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभी बड़ों की याद रहती है, उनकी कमी भी फील होती है कि अपने सर पे आज वो छत नहीं है। तो बहुत बार जब कोई कहता है कि हमारे सास ससुर है, ये है वो, तो मेरा एक ही मन कहता है उस वक्त कि जिनके पास भी मम्मी पापा है, जिनके पास भी सास ससुर है, वो संभाल के रखिए कि रिश्ते बार बार नहीं मिलेंगे। आज जो रिश्ते आपके पास है, हो सकता है उसकी कदर अभी अपने को ना हो, लेकिन जब ये हाथ से छूट जाते हैं तो उनकी कमी बहुत फील होती है। चाहे वो किसी के भी हो, चाहे मम्मी पापा हो, चाहे सास ससुर हो। आज मैंने अपनी माँ को भी खो दिया है, पापा भी चले गए, सास ससुर भी चले गए, तो पता लगता है कि किस तरह से क्या कमी होती है। हालांकि धीरे धीरे व्यक्ति रिकवर भी हो जाता है, समय के साथ वो समाज में भी डल जाता है, सब कुछ सिखा देता है समय। लेकिन कमी फिर भी रहती है, उस उन लोगों की कमी हमेशा रहती है। तो सभी के एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सबसे, जिनके भी माता पिता है, जिनके भी सास ससुर है, हो सकता है मतभेद सभी में रहता है, लेकिन मेरा जैसा स्वभाव था भैया कि मैं घर से बाहर नहीं जाती थी, लेकिन हमारी टीवी थी, तो जब दोपहर में कभी भागवत वगैरह आया करती थी तो मैं चला लिया करती थी। तो मेरी ऐसी थी कि मैं जो सुनती थी ना, उसमें से कुछ ना कुछ सीखती थी कि चलो अपने आज इसमें से एक मोती ही ले ले जरूर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सास बहू बोलना छोड़ देती है, लेकिन वही सास बहू अगर और कुछ ना सही, शाम को अगर वो खाना बना रही है, ये पूछ ले कि मम्मी जी आज सब्जी किस चीज की बनानी है, तो उनके बीच में बोलचाल फिर से शुरू हो जाएगी। बोलचाल बंद करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बोलते रहना, किसी से पूछना बहुत जरूरी है। और अगर इस तरह से अपने पूछ लेते हैं, अगर माँ ने कभी गुस्सा भी, ऐसा नहीं है सबकी माँ करती है, अपनी मेरी खुद की मम्मी ने क्या मुझे कभी गुस्सा नहीं किया है क्या, वो भी करती थी ना, फिर भी मेरी मम्मी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो अगर सास ने कर दिया तो क्या हो गया, थोड़ा सा ठीक है, वो भी तो बड़ी है, वो भी तो माँ है, उसने भी तो बेटा पैदा किया है, उसने अपना घर संसार सब कुछ तो अपने को सौंपा है। तो सब बस ये एक विनती जरूर करना चाहूंगी कि जिसके भी माँ है, पापा है, सास ससुर है, वो सभी अपने मम्मी पापा को टाइम दे, भले ही जाके ना मिले, लेकिन फोन पे ही सही उनसे बात जरूर करें, करते रहें, ताकि उनके टच में रहें। अ, जो पल चले जाएंगे वो वापस कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, इसलिए उनसे चाहे फोन से ही मिलते रहें, बातचीत करते रहें, यही कहना भैया। बाकी तो जैसे जैसे समय जा रहा है, सीढ़ियाँ आगे आगे चढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। सीख के तो कोई आता नहीं है, यहीं पे आके सीखा है जो कुछ सीखा है। सास ससुर के प्रति जो कर्तव्य था वो यही सीखा है, काम क्या होता है वो यही सीखा है, कैसे करना है समाज में, कैसे चलना उठना बैठना वो यही सीखा है। अब आगे बच्चों की शादी करनी है तो वो भी यही सीखेंगे। हाँ, आज मन में एक खुशी और थी भैया कि जब बच्चों की शादी होगी तो मेरे दो भाई है, तीन भाई थे, एक एक्सपायर हो गया 22 साल का, उसकी भी कमी बहुत फील होती है। लेकिन फिर भी आज लगा कि हाँ, जिस दिन अपने बच्चों की शादी होगी तो अपना कितना बड़ा परिवार है ना, काफी सारे अपने बहन भाई है, और तो कितना अच्छा लगेगा। तो आपसे जुड़ के, इस परिवार से जुड़ के बहुत अच्छा लगा भैया। बहुत सारे अपने को प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, लेकिन स्वस्थ समृद्ध परिवार जैसा कोई नहीं। जैसा कि आज मेरी सिस्टर, मेरी छोटी बहनें हैं, तो उन्होंने अभी मुझे फोन किया था, मैं बिजी थी, फोन पे मेरे जेठ जी का फोन आया हुआ था, जेठानी का। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तू जेठानी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा वो पता नहीं कौन से स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ी हुई है, तो वहां पे कोई जरूर तेल बनाना सीख रही होगी, या वहां पे कोई ना कुछ वो कर रही होगी, वो फोन नहीं उठाएगी। मैंने उसी लिए नहीं उठाया क्योंकि मेरा वो फोन चल रहा था। फिर मैंने उससे बात की तो कहती है कि मैंने तो यही सोचा तेरी वो वहां पे जुड़ी हुई होगी तू, तो
तो उनके कोई ना कोई तेरे को सिखा रहे होंगे और तू सीख रही होगी। तो बहुत अच्छा लगता है भैया इस परिवार से जुड़ के। बहुत सारे इसमें ऐसे गुण हैं, इस परिवार में ऐसे गुण हैं कि जहां से एक बार अगर कोई व्यक्ति मन से जुड़ गया ना तो फिर नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। और इस बात के लिए मैं परमेश्वरी का, बहन का हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस परिवार से मिलाया। धन्यवाद है बहन आपको बहुत बहुत। शुरुआत में मैंने 10 दिन शायद ज्वाइन नहीं किया था, उसके बाद में मैंने जैसे ज्वाइन करना शुरू किया उसके बाद में मैंने नहीं छोड़ा। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी, कभी कहीं मेरे को जाना भी पड़ता है, कुछ ऐसे काम आ जाते हैं, कहीं मैं घर पे कोई गेस्ट आ गए तो मैं अकेली हूँ तो मैं ज्वाइन भी नहीं कर पाती हूँ, या तो ज्वाइन करके ऐसे ही छोड़ देती हूँ, रख देती हूँ। तो उस वक्त मैं पूरे पूर्णतया से परिवार के साथ नहीं जुड़ पाती हूँ। बाकी पूरा प्रयास रहता है कि जुड़ूं, और जिस दिन नहीं जुड़ती हूँ उस दिन ये सोचती हूँ कि पता नहीं, जैसे कल मैं बैंक गई थी, पूरा दिन मेरा बैंक में लग गया था। तो मेरे को पूरे दिन रहा पता नहीं क्या छूट गया, आज क्या सिखाया होगा भैया ने। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपने यूट्यूब पे देखेंगे। हालांकि मुझे सच कहूँ तो अभी तक टाइम नहीं मिला कि मैं यूट्यूब पे देख सकूँ। कुछ ना कुछ आगे से आगे काम चलता रहता है, घर का बिजनेस है तो पास में ही दुकान और चक्की और वो सब कुछ है, तो घर में आते जाते रहते हैं, कभी कोई चाय के लिए कभी कोई पानी के लिए, तो इस तरह से व्यस्त रहती हूँ। फिर भी भैया बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे को अपने घर में रहती है, उनके थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होता है, लेकिन लेने से अपने डरते हैं कि किस तरह से लेना है। अभी जस्ट मैं मेरी ताई सास के पास जाके आई हूँ, 8 बजे मैं वहां से निकली हूँ। मैंने कहा ताई जी मेरे को घर जाना है, लेट हो रही है। उनको बता के, उनके पैरों के सूजन आ रही है, उनको बता के दाती सराय पानी बना के बता के आई हूँ कि इस तरह से बनाना है और आप इस तरह से पीजिए, इनको ठीक हो जाएगा, आपके पैर की सूजन, आप ठीक हो जाओगे, चिंता ना करें किसी तरह की। उनको ऐसे एकदम आश्वस्त किया है कि मैं भी ले रही हूँ इसको, और 2-3 महीने से कंटिन्यू ले रही हूँ मैं इसको। तो फिर ताई जी ने कहा ठीक है मैं लूंगी। इस तरह से अकेली होने के नाते थोड़ी व्यस्त रहती हूँ, पर प्रयास यही रहता है कि जो अपना सीखा है वो दूसरों को बताएं, और सीखा बहुत कुछ है भैया। तो इस सीखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि एक विश्वास आ गया मन में कि हाँ अपने अब जो भी करेंगे वो अच्छा होगा, डर नहीं लगता है। पहले एक समय में ऐसा भी था कि जब डॉक्टर ने कहा था शुगर आ गई और इतनी आ गई और शुगर होती है तो ये हो जाता है वो हो जाता है, तो एक मन में डर था कि अपने बच्चे छोटे हैं, कहीं कुछ कल को ये हो गया तो वो हो गया। तो अब वो डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा है कि जो होना था वो तो होगा ही होगा, और कुछ भी गलत नहीं होता है, कभी भी गलत नहीं होता है। तो उस विश्वास के लिए आपका धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत कुछ सीखा है मोनिका बहन से, आपसे। मोनिका बहन को देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि हाँ मोनिका बहन इतना काम करती है ना, वो भी तो इंसान ही है, उसके भी तो 2 ही हाथ है, उसके भी तो 2 ही आंखें है, वो भी तो 24 घंटे करती रहती है ना। तो अपने इतना तो करते ही नहीं, अपने को भी करना चाहिए। थोड़ा सा उम्र का अब ऐसे लगने लग गया, कभी कभी लगता है ऐसा भैया कि कहीं मैं उम्र दराज तो नहीं हो रही हूँ, बूढ़ी तो नहीं हो रही हूँ, पर फिर लगता है नहीं। और सच में भैया जब ये अपने धातु स्राव पानी पीते हैं, अपने घर के ये जो भी लेते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अभी मैं जैसे ताई जी को बता के, मैंने ताई जी ये जब टेबलेट लेनी शुरू कर देते हैं ना तो इसको तो कंटिन्यू में लेना ही पड़ता है, और लेने के बाद में आप ठीक हुए हो तो बता दो। बोले नहीं बेटा ठीक कहाँ होते हैं, ये तो लेनी ही पड़ती है। तो फिर मैंने कहा ये ले लो ना, तो बोले हाँ आज से अब यही लेना शुरू करूंगी। तो भैया सीखने के लिए बहुत बहुत, सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी परिवार के भाइयों बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी भाई यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने, सब ने कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि एक एक व्यक्ति बोल के कहे, अपने जब एक साथ बैठते हैं तो उन सबकी वो वाइब्स, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने तक आती है। और अभी मीटिंग जो अपने परिवार में जुड़े हुए 119 भाई बहन हैं मेरे सही, तो 118 हो गए बाकी। तो उन सबकी हार्दिक शुभकामनाएं मैं स्वीकार करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी ने मुझे अपने हृदय से इतनी ब्लेसिंग दी है, उसके लिए धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी का फिर माइक से अनम्यूट कर रहा हूँ। दीदी को दोबारा बधाइयाँ दें, आशीर्वाद बहुत दें। सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद दीदी, दीदी, आपको बहुत बहुत आपको बधाई, बधाई बहुत दीदी, बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी, धन्यवाद दीदी, बहुत सारी शुभकामनाएं सारी दीदी के लिए। बहुत 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 बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं सुषमा शुभकामनाएं। दीदी, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। तरन्नुम दीदी को ढूंढ के लाया जाए, दीदी की शादी की सालगिरह पे कुछ गाया जाए। तरन्नुम दीदी को ढूंढ के लेकर आया जाए, जितने को होस्ट हैं जल्दी जल्दी उनको ढूंढे।
तरन्नुम बहन, बन्नो कहाँ से आए हैं? तरन्नुम दीदी हाजिर हो। तरन्नुम दीदी माइक अनम्यूट करें। तरन्नुम दीदी। जी भैया, का वंदे मोबाइल फ्रिज मातरम, में सभी है। को वंदे मातरम। जी उनका मोबाइल फ्रिज में है। चार लाइनें अपनी तरफ से, चार लाइनें चौपाल की तरफ से, दो लाइनें हेमंत भैया की ओर से। 10 लाइनें गा दीजिए। जल्दी कीजिए जल्दी। भैया अचानक से बोले तो हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अरे जो याद आ रहा है वही गा दो, नहीं तो मैं आपके बेटे वाली गाना सुना दूंगा फिर। बेटे वाला ही सुन। हटो, अब भैया को सुनाना पड़ेगा। भैया, वंदे मातरम सभी को। सुषमा दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और हम लोग पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रहे। भैया कौन सा गाना बोल रहे? मुझे क्या पता, आपको, आप गाइए। समझिए आपकी बड़ी दीदी का आज शादी की सालगिरह है, तब कौन सा गाइएगा? शादी का सालगिरह है। हाँ। गीत गाती हूँ फिर। नए टीके वाली, नए मोतिये वाली, नए नौशे वाली मेरी नाज़नी है। नए नौशे वाली मेरी नाज़नी है। बड़े नाज़ो नेमत से पाला था हमने, बड़े नाज़ो नेमत से पाला था हमने। जुदा जी करती हूँ लख्ते जिगर को, जुदा जी करती हूँ लख्ते जिगर को। कहाँ गई अम्मी, कहाँ गई अम्मी, गले से लगा लो। कहाँ गई चची, गले से लगा लो। बोला दो बहन को जो आंसू उठा ले, बोला दो बहन को जो आंसू उठा ले। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे गाते हैं। वंदे मातरम भैया, 4 लाइनें आज मैं भी बोलना चाहूंगी। जी दीदी। मैं बचपन से, मैं मेरी कोई कॉपी रखती थी, कोई डायरी रखती थी, तो मैं उसमें भी लिखती थी, जैसे आप लिखते हो हर एक बात उसमें मुझे देखती हूँ मैं भी ऐसे ही लिखा करती थी। मुझे ये शुरू से बहुत अच्छी लगती थी ये 4 लाइनें। महान वो होता है जो गरल को अमृत की तरह पीना जानता है। गरल मतलब जहर, आप सब जानते होंगे। महान वो होता है जो गरल को अमृत की तरह पीना जानता है, दुश्मन के साथ दोस्त की तरह जीना जानता है। बोलना एक कला है, बोलना एक कला है, लेकिन सबसे बड़ा कलाकार वो होता है जो समय पे अपने होठ को सीना जानता है। जी भैया, धन्यवाद। बहुत ही, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर दीदी। चलिए, अब चौपाल के दूसरे चरण में आज हमारे बीच में एक बहन और हैं जो अपने जीवन की, खास करके स्वदेशी चिकित्सा के अनुभवों को अपना परिचय देते हुए आएंगी। तो उन्हें का स्वागत करते हैं। आप सभी अपने माइक को अनम्यूट करें और दीदी का स्वागत करें हम सभी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है राधे दीदी राधे, आपकी। वंदे वंदे मातरम मातरम। दीदी। वंदे मातरम बहुत बहुत दीदी, दीदी, वंदे स्वागत है मातरम। दीदी। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम दीदी। बहुत स्वागत है दीदी, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। बहुत वंदे बहुत स्वागत है मातरम। दीदी के स्वागत है परिवार बहना। में। बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत स्वागत है दीदी। वंदे मातरम दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना परिचय देते हुए आज की चौपाल पे अपने विचार, अपने ज्ञान, अपने अनुभवों से हमें ज्ञानित करें, हमारे उत्साह को बढ़ाएं, हमारे विश्वास को बढ़ाएं। मोहनी पंचाल दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। जय श्री राम जी।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आज के इस दिन के लिए। आपने मुझे एक इतने बड़े परिवार में एक मंच संभालने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं मोहिनी पांचाल, करनाल, हरियाणा से। मैं यहाँ मेरे पतिदेव की जॉब के कारण हम यहाँ हैं। वैसे मैं रहने वाली, मेरा मायका है जी झज्जर डिस्ट्रिक्ट में और मेरी ससुराल रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, और बाकी यहाँ मेरे पतिदेव की जॉब है, तो इस करके हम यहाँ 22 साल से हम यहाँ पे हैं। और आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा उस बारे में बताऊंगी जो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में मेरे माता जी और पिताजी से जो मैंने अनुभव शेयर किए, वो भी जो मतलब हम आजकल भैया जी आपसे सीख रहे हैं। रसोई घर में जो शून्य खर्च चिकित्सा होती है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जितना मुझे ज्ञान है मैं वो आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। तो शुरू करते हैं भैया जी। जैसे अपना आँखों के लिए थोड़ा सा मैं बताऊँगी कि जैसे भी आँखें दुखने आ जाती हैं या जैसे आँखें आना बोलते हैं जिसको, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो घरेलू में मैंने सीखा है कि उसके लिए हमें ना मलाई जो होती है उसको थोड़ा सा देर के लिए जैसे दूध में से निकाल के अलग से रख लो, फिर उसको एक बारीक मलमल का कोई कपड़ा या रुमाल लेके उसके ऊपर रखो और फिर उसको आँखों पे ऐसे पट्टी लगा के सो जाने से लगाने से 2-4 घंटे जैसे हो सके तो दिन में, या नहीं तो फिर रात को भी जैसे मतलब लगाओ। तो ये कि हम लगातार अगर करते हैं तो हमें उसके करने से बहुत मतलब फ़र्क हो जाता है। उस जो आई हुई आँखों के अंदर जो चुभन होती है या फिर जो लालिमा आ जाती है, उसके ये जो मलाई लगाने से बहुत राहत मिलती है। फिर दूसरा ये है कि जब आँखों में एक वो जो होती है उसको अंजनारी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ गोंदनी भी बोलते हैं। उसके लिए एक छोटा सा अनुभव जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे, जैसे वो मिट्टी सी लगा के ऐसे एक वो बन जाती है ना, वो गोंदनी की जो वो मिट्टी होती है उसके अंदर एक वो जैसे मतलब कोई ऐसी वो कीड़ा सा होता है, तो वो वाली जो मिट्टी होती है उसको थोड़ा सा गीला करके उस पर लगा लेने से वो जो अंजनारी होती है वो ठीक हो जाती है। और एक इससे भी बड़ा अनुभव आँखों के लिए मैंने देखा, अभी 2-3 साल पहले मेरी बेटी को बहुत बार बार निकल रही थी, मतलब बहुत ट्रीटमेंट करा लिया था, डॉक्टर के पास भी लेके गए तो उन्होंने बोला कि भाई इसको आप कुछ ऐसे पहले उन्होंने बोला कि भाई आप इसके लिए इसकी साफ़ सफाई करवाओ, हो सकता है तो इसको हम मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे सुई वगैरह लगा के इसको निकाल लेंगे। तो फिर हमने कुछ नहीं ऐसे किया। मेरी सासू माँ भी थी मेरे पास, तो उन्होंने मतलब जैसे वो बोलती थी भाई पूजा वगैरह से कुछ करके, भाई जमुना माई के लिए ऐसे बोल देते हैं हमारे यहाँ पे कि भाई जमुना माई की वो पल्ले पे ऐसे गांठ लगा के कि भाई ऐसे ऐसे करके करो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर हमारे यहाँ करनाल में ही पास में एक अंजन थली नाम से गांव है, उसमें माता अंजनी का मंदिर है भैया जी। तो वहाँ पे मतलब किसी ने मुझे बताया कि भाई अगर उसके नाम से हम वो कर लेते हैं ना, माता का नाम लेके अंजनी माता का, तो उससे वो ठीक हो जाती हैं। फिर हमें वहाँ पे एक भाई साहब के थ्रू वहाँ से उनका एक तालाब है अंजन थली गाँव में, उसका हमें वहाँ से जल दिया गया। उस जल से बेटी ने आँखें धोई और जैसे ही उसकी आंखें ठीक हो गई थी 10-15 दिन में, फिर हम वहाँ जाके अपना वो अंजनी माता के मंदिर में गए, वहाँ हमने प्रसाद चढ़ाया और दिया लगा, तो उसके बाद से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है भैया जी। ये 2-3 मेरे आँखों के अनुभव थे। उसके बाद जैसे हम अपना शुरू करते हैं कि जैसे कल भी उल्टी के बारे में बातें चल गई थी, भाई उल्टी आती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ये मेरा अपना अनुभव है भैया, मुझे किसी भाई ने बताया था, काफ़ी साल पहले की बात है, कि भाई जब भी आप कहीं सफ़र करते हो बस में या गाड़ी में, तो उसमें हमें अखबार नीचे लगा लेना चाहिए, अपनी सीट के ऊपर अखबार बिछा के, और उस पर बैठते हैं तो हमें उल्टी नहीं आती। तो सच में मेरे साथ ये काम करता है भैया जी। जब भी मैं अपने गाड़ी में कहीं सफ़र करने निकलती हूँ या फिर बस में बैठना होता है तो फिर मैं अखबार डाल के मतलब बैठती हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा ये कि मतलब बहुत कम होता, नहीं तो मैं बैठ ही नहीं सकती थी बस में, तो मेरा ऐसा हाल हो जाता था उसमें। और मैंने मतलब लिख के भी रखे हैं भैया जी, क्योंकि देखो इतना याद नहीं रहता, वो उसमें मैं एक करके आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताती जा रही हूँ। फिर एक बार जैसे मैंने चौपाल में पहले भी सुना था, और मैंने खुद भी मतलब मेरी माता जी को बहुत दाद हो गए थे भैया, वैसे ना पूरे हाथ में ऐसे पूरा मतलब ये होता था कि भाई वो कपड़ा नहीं हटा सकती थी यहाँ से, पूरा उनको कपड़ा ऐसे पूरी बाजू के कपड़े पहनती थी मेरी माता जी हमेशा। वो बहुत सारा इलाज करवाया उन्होंने। फिर उसके बाद लास्ट में भाई मतलब उस टाइम बहुत देसी इलाज चलते थे, वो सूखी रोटी खाती थी बिल्कुल वो डाल के,
उसके अंदर मतलब बिना नमक वाली रोटी सिर्फ और सिर्फ घी के साथ, चने की जो बेसन की रोटियां होती हैं वो खाती थी। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, सब करती थी। फिर उसके बाद हमारे वहाँ पे एक दादाजी होते थे, तो उन्होंने बताया कि भाई आप है ना ऐसे मक्खन को 100 बार उसको मतलब धोना है, उसके बाद फिर उसको पानी निकाल देना, फिर धो, फिर पानी निकाल दो। इस तरह से 100 बार वो काम किया और उसके बाद जो मक्खन तैयार हुआ वो माताजी ने हाथ पे लगाया भैया। लगातार उसको लगाते लगाते फिर वो मेरी माताजी को दाद में बहुत फ़र्क पड़ गया था। मतलब लगा तो टाइम, समय लगा, लेकिन वो ठीक हो गया था भैया जी उसके बाद। और उसके साथ साथ में मतलब हमारे वहाँ एक कुत्ता था घर में, तो मतलब किसी ने बताया था, उन दादाजी ने बताया था कि भाई अगर कुत्ता अगर उस मक्खन को चाट लेना तो उसके चाटने से ये होता है, उसकी जो अपना कुत्ते की ज़बान के अंदर अमृत होता है, तो उसके चाटने से फिर वो बहुत ज़्यादा असरदार हो गया था। और माताजी मतलब कुछ टाइम के बाद 6 महीने लगे और भी ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन ठीक हो गए थे भैया जी माताजी के हाथ। उसके बाद और फिर मैं आपको और अपना एक वो बताऊंगी कि जब भी किसी तरह की कोई फोड़ा फुंसी निकलती है तो उसको नीम की छाल लगा लिया करते थे हम जब बचपन में होते। तो नीम की छाल जो होती है वो ऊपर वाली जो मतलब जो सूखा सूखा सा होता है उसको किसी पत्थर के ऊपर ऐसे घिस के और उसका जो वो पेस्ट बनता है ना उसके ऊपर लगा लिया करते थे। तो धीरे धीरे करके वो मतलब उसमें 2 दिन में 4 दिन में वो फुंसी फोड़ा बिल्कुल ठीक हो जाया करते थे। ऐसे ही फिर जैसे गर्मी जैसे अब भी चल रही हैं, घमौरियाँ हो जाया करती थी, तो माताजी फिर हमें आजकल जैसे टेल्कम पाउडर चल गया, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था, मुल्तानी मिट्टी का लेप कर दिया करती थी भैया जी माताजी मेरी। तो उसमें हमें चैन मतलब आराम पड़ता था भैया। जैसे ही लगातार उसको 2 बार लगा लिया, 4 बार लगा लिया, तो 2-3 दिन के बाद वो घमौरियाँ बिल्कुल मतलब ऐसे शांत हो जाया करता था। मतलब जो उसकी चुभन है और एक ये जो जलन होती है, और थोड़े से दिन के बाद वो उसके निशान भी कम होने शुरू हो जाया करते थे भैया। और इसके बाद मैं अपने ही घर का अनुभव बता रही हूँ। मेरी दीदी को बहुत सिर में दर्द होता था, बड़ी दीदी को। उनके लिए भी किसी ने बताया था कि भैया आप ऐसा करो, पहले जैसे मतलब आजकल तो ये होता है भाई थोड़ा थोड़ा सा दूध होता है हर घर में कि भाई हम चलो गैस पे गर्म कर लेते हैं, लेकिन पहले भैया हमारे घर में 2 भैंसें होती थी, कई बार गाय भी, मतलब खूब दूध होता था। और जो है ना मतलब जैसे वो उसके गोद से बोलते हैं हमारे यहाँ पे उपले बोलते, जो भी मतलब उसमें दूध रखती थी मम्मी जैसे बड़े से उसमें बर्तन में। और फिर जो उस दूध के अंदर है ना फिर एक जो खोपा होता है, या मतलब नारियल, जो सूखा नारियल को खोपा भी बोल देते हैं, गोला भी बोल देते हैं, उसका एक ऐसे ऊपर से ढक्कन सा निकाल के ऊपर से काट के और उसके अंदर देसी खांड भरते थे भैया। और उस खांड को जैसे फिर वो उसको बंद करके अच्छे से दोबारा से कोई उससे धागे से बांध करके उस जो कढ़ावनी बोलते थे उसको उसमें डाल दिया करते थे। जैसे जैसे वो सारा दिन दूध पकता था और उसी दूध के अंदर फिर वो जो खोपा था वो भी पकता रहता था। फिर उसके बाद शाम को जैसे दूध मतलब उसमें से निकालते थे, जो हारा बोलते थे उसमें दूध रखते थे, उसको निकाल के फिर उस खोपे को कूट के अच्छे से फिर उसको है ना जैसे मतलब कूट के रख दिया करती। फिर थोड़ा थोड़ा सा उसका इतना इतना सा वो लेके और उसका ना मम्मी हलवा बनाया करती थी, बिल्कुल जरा सा जैसे वो करके भाई इतना सा आटा लेकर वो चीज़ उसमें मिला के जो वो खोपे का जो पेस्ट वो बनाया होता था, और वो दीदी को हर रोज़ देती थी भैया। तो उसके बाद जो मेरी दीदी को जो माइग्रेन की समस्या थी ना, शरीर में कमजोरी सी आ गई थी, काफ़ी दिन से मतलब उनको सिर का दर्द होता ही रहता था। मतलब जब भी जैसे आज 2 दिन ठीक हुई उसके बाद फिर सिर में दर्द हो गया। तो जैसे ये किया ना भैया, फिर जैसे एक खोपे का ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर वो ऐसे मतलब कई महीने तक ये चलता रहा, तो दीदी ठीक हो गई थी भैया जी। ये अपने घर का ही मेरा अनुभव, मैंने जो मतलब देखा है मैं उसी के बारे में आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। फिर आगे चलते हैं कि जब जैसे कोई अगर मधुमक्खी या फिर बिरड़ होती है जो पीली सी, वो अगर काट ले तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए तुरंत ये होता है अगर वो काटती है ना तो उसी टाइम हमें क्या करना है, जैसे आजकल कच्ची कैरी आ रही हैं उसी टाइम उसको काट के उसी जगह पे अगर वो ऐसे घिस लेते हैं हम, तो तुरंत के तुरंत ये होता है कि उसकी जो जलन और दर्द होता है उसमें भी बहुत आराम मिल जाता है। और साथ में जो वो कांटा छोड़ के जाती है ना जो बिरड़ या वो मधुमक्खी, वो उसी टाइम निकल जाता है, तो हमें बहुत आराम मिलता है, उसमें राहत मिलती है और ये वो हो जाता है। और उसके बाद अगर मान लो सूजन रहे है, दर्द रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए हमें जैसे मतलब 1 गिलास पानी के अंदर थोड़ा सा ऐसे इतना सा 50 ग्राम के मतलब गुड़ की डली इसके अंदर डाल लो, उसको पानी में उबाल लो और थोड़ा सा बिल्कुल 1 चुटकी भर नमक डाल के
उस पानी से सिकाई करने के बाद वो हमारी जो है समस्या बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर सूजन भी और ये जो दर्द होता है वो सब खत्म हो जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है भैया, मेरे घर में मैंने देखा हुआ है। उसके बाद फिर बच्चों के जैसे खसरा निकल जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। कभी जो चोट लग जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं। चोट लगने में भैया मेरे पिताजी को ही ऐसे मतलब बताया था किसी ने, वहाँ पे झज्जर में जैसे मतलब वैद्य बैठते थे, उन्होंने बताया था कि भाई जैसे मतलब चोट जो लग जाती है ना, जैसे गुम चोट होती है जिसमें से खून नहीं निकलता, फिर ऐसे जैसे नीला नीला हो जाता था, उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए कि ना जो मतलब गुड़ के अंदर जो बाल होते हैं हमारे सिर के झड़े हुए बाल, वो उसके अंदर कूट लेने चाहिए। फिर उसका एक ऐसे मतलब वो बना लो, उस जैसे मान लो एक वो बन गया जैसे रोटी की वो लोई बोलते हैं, और उसको चोट वाली जगह पे रख के और वहाँ बांधने से ना वो जो दर्द को खींचता है भैया। और जैसे लगातार अगर हम उसको नियमित रूप से करेंगे तो वो दर्द में आराम मिलता है। और जो वो नीलापन हो जाता है ना, जैसे खून जम जाता है, तो वो धीरे धीरे करके 2-3 दिन के अंदर उसमें राहत हमें पूरी तरह से मिल जाती है। ये भी हमारा मतलब मेरे घर का ही मैंने नुस्खा देखा, मेरे पिताजी के द्वारा किया हुआ। और उसके बाद फिर पिताजी का ही मैं बता रही हूँ कि जैसे भी मेरे पिताजी को कई बार कमर में दर्द होता था। पहले मेरे पिताजी काफ़ी साल पहले मतलब जब हम छोटे थे तो उसमें आर्मी में होते थे, फिर जब हम पैदा हुए थे तो पापा जी रिटायरमेंट होके आ गए थे। उनका अपना काम था भैया फर्नीचर का, उस टाइम हाथ से ही होता था। आजकल तो जैसे लकड़ी के आरे आ गए, तो मेरे पिताजी खुद अपने हाथ से ही मतलब वो आरी चला के काम किया करते थे। तो जैसे कई बार कमर में दर्द उनको बहुत होता ही था, तो उसी टाइम फिर वो क्या करते थे, मम्मी उनकी सिकाई करती। उसके बाद फिर अरंड के पत्ते होते हैं ना भैया, अरंड के पत्ते के ऊपर सरसों का तेल या फिर अगर तिल का तेल होता तो वो जैसे उसको लगा के थोड़ा सा उसको हल्का सा सेक के वो बांध लिया करते थे भैया कमर पे। या फिर उसके बाद जैसे कमर तो कमर कहीं भी मतलब जैसे मान लो अगर हमें टांगों में भी दर्द है या कहीं जोड़ में दर्द है, तो ये करने से बहुत राहत मिलती थी। पिताजी ऐसे ही किया करते थे मेरे, और उनको आराम हो जाया करता था भैया। उसके बाद उस ये जैसे मतलब मान लो एक वो होता है जो अंगारी बना के ऐसे वो उसको, और फिर उसी टाइम अगर उसको मतलब लस्सी में बुझा के उसको फिर वो भी ऐसे मतलब ये चोट के लिए बता रही हूँ मैं, चोट लगी और जैसे गुम चोट हो उसको लस्सी में बुझा कर उसी जगह पे बांध लेते हैं ना, तो वो भी बहुत असरदार होता है दर्द को ख़त्म करने के लिए। ये भी अपना ही है मेरा हमारा देखा हुआ अनुभव, मैं जो सब आपके साथ बता रही हूँ भैया जी। और जब कभी कांटा चुभ जाए किसी को तो उसके लिए क्या करना चाहिए। पहले ये होता था कि भाई सब चूल्हे पे काम करते थे, हमने भी किया, मम्मी को भी काम करते हुए देखा, मेरी बड़ी दीदियों ने भी किया, मैंने भी किया। कांटे को कई बार चुभ जाया करते थे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि भाई जो मिट्टी का तेल होता है ना उसको उसका एक अपना मतलब रुई का वो बना के, और मिट्टी का तेल जैसे मान लो यहाँ चुभ वो लग गया तो उसके ऊपर बांध के थोड़ी सी वो लगा के थोड़ी सी देर इसकी उसको बांध के रख दो 2-4 घंटे के लिए, तो वो कांटा तुरंत अपने आप ही है ना उससे ऊपर आ जाएगा। और कई बार तो ये होता है ऐसे मतलब जैसे हम पट्टी खोलते हैं तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो अंदर गया ही नहीं था, ऊपर ही हमें दिखाई दे देता है। तो हमें बिना ही उसको मतलब उसको खुरचे हुए बिना कुरेदे हुए उसको आराम से निकाल सकते हैं। और बच्चों को जब बोलने के लिए वो होता है ना, जब बच्चे कई बार ये होता है कि भाई जब बहुत रो रहे हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। कई बार ये होता है भी हमें छोटे बच्चे जो नवजात शिशु मतलब जिसको बोलते हैं 2 महीने के 4 महीने के, तो उनको क्या होता है कि भाई वो ना तो बता सकते हैं कि भाई क्या चीज़ है। अगर मतलब मान लो हमें लगे कि भाई इसको पेट में दर्द है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हींग का पानी उसके अंदर हमें उसकी नाभि में लगा देने से भैया बच्चे को बहुत राहत मिलती है, और वो जल्दी से ही मतलब उस जो दर्द होता है उससे वो राहत में आके और अपना मतलब स्वस्थ हो जाते हैं भैया। उसके अलावा फिर जैसे बच्चे को कई बार होता है कि भाई वो नज़र लग जाती है किसी तरह से, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए अब जैसे फिटकरी होती है तो उसको अपना आग में डाल के और वो जैसे फूल जाएगी, और फिर फूल के जब ठंडी हो जाती है तो उसको फिर हमने उसी बच्चे के पैर से कुचलवा देना है। तो उससे क्या होता है कि भाई वो सारा का सारा मतलब उस जैसे कुचल देंगे ना, तो वो जो बच्चे के ऊपर नज़र लगी उससे पहले उसको 7 बार उस बच्चे के ऊपर से घुमा देना है, और फिर उसके बाद उसको चूल्हे में डालना है। तो जब उसका जो एक बन के तैयार हो जाएगी वो उसी से जब ठंडा हो जाएगा तो बच्चे के पैर से कुचलवा देने से वो बच्चे की नज़र उतर जाती है।
और फिर एक और भी बहुत अच्छा अनुभव मैंने अपने घर में देखा, जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं ना भैया, तो उसके लिए किसी भी उस पे मेडिकल स्टोर पे या पंसारी के यहाँ एक तिलिस्मी मोती मिलता है, वो जैसे बना बनाया मिल जाता है उनके पास। तो वो बच्चे के गले में बांध देने से है ना, बच्चे के दांत बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। जो कि बच्चे की जो भी मतलब परेशानियां होती हैं कि बच्चों को दस्त भी लगते हैं, किसी किसी को बच्चे को जैसे देखा होगा भाई रोते रहते हैं, बच्चे को सिर में दर्द होता है, किसी को दस्त होते हैं, किसी को उल्टी होती हैं, तो वो धागा जो बांध देते हैं ना बच्चे के गले में, तो आसानी से मतलब उसके दांत निकल लेते हैं और बच्चे को कोई किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती भैया। इसके अलावा अब और जैसे मैं वो बताया मैंने आपको, कई तरह के हो गए मेरे। अभी जो और मेरे को बाद में याद आएगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगी। और नाखून के बारे में भैया मैंने ये भी अपना महसूस किया है, जैसे कि है ना मेरे पापा को जी को मतलब तकरीबन तकरीबन ये था कि घर का ही ट्रीटमेंट करते थे। जैसे यहाँ पे नाखून में मतलब कई बार होता था, दर्द होता था, तो वो क्या करते थे कि है ना गवार पट्टा या जो मतलब एलोवेरा बोलते हैं उसका छोटा सा ऐसे टुकड़ा लिया करते थे और उसको एक साइड से उसका छिलका उतार के उसके ऊपर हल्दी लगाया करते थे। हल्दी लगा कर फिर उसको एक जो दूसरी साइड है उसको ऐसे सेक लिया करते थे। उसको जैसे वो गरम गरम सा हो जाता फिर यहाँ पे बांध के उसको पट्टी मतलब वो कपड़ा लपेट के पट्टी बांध लिया करते थे। तो 2-3 दिन में भैया उनको राहत मिल जाया करती थी। और वो जैसे जैसे मतलब फिर पक जाता, पक के फिर वो पीला हो जाता, उसके अंदर से जो वो निकल जाती ना उसका मवाद, और फिर धीरे धीरे करके ठीक हो जाया करता था भैया। ये थे मेरे कुछ अनुभव भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आप सबके साथ ये साझा किए। कोई भी भाई बहन अगर इनको कोई मतलब ये इस बारे में कोई पूछना चाहे तो कोई सवाल कर सकते हैं मुझे। धन्यवाद भैया जी, आज आपने मुझे मौका दिया इस परिवार में के मंच को संभालने का। धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम समय में बहुत ही अच्छी जानकारी दी और वो भी जीवन के घटित अनुभवों के आधार पे ज्ञान मिला हम सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं भी वर्षा चड्ढा दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम जैसे दीदी। कि आपने अभी एक बच्चे को कुछ पहनाने के लिए बोला है, जो बच्चे रोते हैं अगर दांत आ रहे हैं तो। हाँ जी, हाँ जी दीदी, जब छोटे बच्चे को जैसे मतलब 2-4 महीने का होता तो दांत निकलने शुरू होते हैं, तो उस टाइम जैसे सबको ही पता भाई कुछ ना कुछ तो उसको प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी को दस्त लग जाते हैं, नहीं तो जैसे बच्चे को सिर में दर्द, तो उसके लिए ना दीदी एक तिलिस्मी मोती आता है, वो मतलब हमें किसी भी उसमें मेडिकल स्टोर पे मिल सकता है। तो वहाँ मतलब आप जाके लोगे उनको ऐसे ही बोलना आपने कि भाई हमें तिलिस्मी मोती लेना, बच्चे के दांत निकल रहे हैं, उसको दर्द उसमें परेशानी हो रही है बच्चे को, तो वो आपको दे देंगे। उसको बच्चे के गले में पहनाना बस, जब तक उसके दांत नहीं निकलते ना पूरे, उस ये वो मोती पहनाने से ना उसको आसानी से दांत मतलब बच्चे को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है दीदी उससे। ये दीदी धन्यवाद। तिलिस्मी मोती, ठीक है। तिलिस्मी मोती। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी दी कुछ और कुछ पूछना हो? बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं चौपाल पे। अब हमारे समापन की ओर भी समय हमारे पास है। आ, किन्हीं को कुछ पूछना है या कोई अनुभव शेयर करने हैं, कोई सवाल करने हैं, तो अगले 5 मिनट, 5 से 10 मिनट चौपाल पे रख लेते हैं, उसके बाद समापन की ओर चलेंगे। वर्षा दीदी, वर्षा दीदी तो यही थी। हाँ, विष्णु भाई। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। आज का एक अनुभव देना था भैया, वो धातु स्रावित जल का ही है। जी भैया। एक बहन को जो है 4th स्टेज का कैंसर है, और उनका जो परिचित है वो मेरे पास आए हुए थे। बातचीत के दौरान मैं उनको कहा कि आप जो है इस पानी को बनाकर लीजिए, धातु स्रावित जल को। तो बोल रहे थे कि उनका जो है बहुत 4th स्टेज का है, प्लस आवाज वगैरह सब बंद बंद हो गया है, आवाज नहीं निकल नहीं रहा है। तो उस 1 सप्ताह ही वो ली है, और उनका अभी कहना है कि जो है उनका आवाज धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया है। पहले कुछ बोल भी नहीं पाती थी, अब जो है थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि क्या बोल रही है। तो ये आज का मेरा है अनुभव भैया।
ये तो बहुत ही बेहतरीन अनुभव है भैया। मैं चाहूंगा कि एक बार वीडियो ऑन करके दोबारा ये और बात करें। हाँ, ऐसा लाइट 1 मिनट किधर है ये रहा। हम थोड़ा इधर आ गए हैं, लाइट की तरफ आते हैं। हाँ, जी जी भैया। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आज का ये अनुभव है मेरा कि एक भाई को जब मैंने बताया था कि उनके परिचय को जो परिचित हैं उनको 4th स्टेज का कैंसर है, जिसके वजह से वो कह रहे थे कि ना आवाज उनसे निकल रही है और बेड में है। तो हमने कहा कि अगर उनको 4th स्टेज का है तो आप ले जाइए ये वलसाड़। तो एड्रेस वगैरह सारा कुछ बताया उनको। तो बोले तो जाने के भी सक्षम नहीं है और वो बेड पे भी है, तो दिक्कत है उनको। तो हम बताया कि अच्छा ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो धातु स्रावी जल उनको आप पिला सकते हैं या फिर उनको कह सकते हैं उनके घर में जो भी होंगे, बेटा बहू जो भी होंगे वो पिला सकते हैं। तो बोलते हैं हाँ देखते हैं बात करके। तो वो गए, बताए उताए। तो कुछ दिन तो इग्नोर किए, मगर उसके बाद से फिर बना के उनको देना शुरू किए, 1 सप्ताह ही दिए। तो उनकी माता जी का जो है आवाज वापस धीरे 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 क्या बोल रही है वो समझ में आने लगा। तो इसलिए फिर वो आए, वो हमसे मिले आज, और वो ये फीडबैक दिए कि उनका जो आवाज धीरे धीरे वापस आ रहा है ये पानी पीने से ही। तो हम बोले बहुत बढ़िया अनुभव आप हमको बताएं आज। जी भैया, तो ये पानी कैसे तैयार कर रहे थे, क्या किस तरीके से तैयार वो करके बताए? वो हाँ, वो ले रहे थे कि जैसे पानी को पूरा उबाल देते थे और उबालने के बाद जो आधा रह जाता था उसी पानी को जो है थोड़ा थोड़ा करके लेते थे। ये दिन भर उसी, हाँ उसी को पानी को थोड़ा थोड़ा करके जो है लेते रहते थे। तो कैसे उबालते थे, क्या मिला के, कुछ मिला के वो लोग उबालते थे कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, सिंपल। उनको बताए थे कुछ नहीं, वो बताए कि जो है सोना चांदी तांबा जो था बताए थे आप वही डालते हैं, और उसके बाद डालने के बाद एक थोड़ा थोड़ा करके उसको लेना शुरू किए। उनका आवाज बोल रहे थे कि वो दब गया था अंदर से। तो उसके बाद कुछ बोलती थे तो समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रही हैं। तो जो परिचित थे आदमी थे वो उनके घर जाते हैं, क्योंकि वो ही जो है सीएमसी के लिए मतलब रेफर उफर करवाना जो है सारा पेपर को रेडी करके जो है रेफर करवाना भी वही काम करते हैं। तो उन्हीं को हम बताएं कि ऐसा ऐसा है, तो आप उनको बताइएगा। अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया है, बहन जी अगर करती है या फिर उनके घर के कोई भी करते हैं तो 1 सप्ताह ही बोले कि लिए हैं, 1 सप्ताह में ही उनका आवाज जो है थोड़ा थोड़ा जो खुलने शुरू हो गया है। तो बहुत। वही बोले कि आप उसको कंटिन्यू रखिए, अब भगवान का इच्छा हो रहा है तो वो बोलना भी पूरा शुरू कर देगी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया। आपके सानिध्य में कम से कम आज ये पता तो चला कि 4th स्टेज के कैंसर में भी अपना धातु स्रावित जल, सोना चांदी तांबा लोहा युक्त इस पानी को उबाल के पीने से 4th स्टेज के कैंसर की जो कष्ट हो रहे हैं उन कष्टों में आराम मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इसे नियमितता के साथ, दृढ़ता के साथ किया जाए तो अद्भुत लाभ मिलेगा। तो आप सभी से विनम्र विनती है, जो भी इस अनुभव को सुन रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत ही सरल है। सोना चांदी तांबा लोहा, इसे रात को पानी में भिगो दें, अगले दिन उसे उबालें, आधा रहने तक। जितनी गंभीर बीमारी है उतनी गंभीरता से उबालें। अगर गंभीर समस्याएं हैं, गंभीर रोग है, तो आप 1/4 कर दें और थोड़ा थोड़ा करके पीना शुरू कर दें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि कई तरह के टॉनिकों के नाम आपको बेचा जाएगा। वो दिन दूर नहीं कि शायद हो सकता है कि यही पानी आपको किसी बोतल में पैक करके बेचा जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा जागरूक बने, अपने परिवार और अपने परिजनों को इसका उपयोग कराकर उनका और अपना विश्वास का स्तर बढ़ाएं, ताकि वर्तमान और भविष्य में अपनी स्वास्थ्य और समृद्धि की रक्षा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, विष्णु भैया। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। अब चलते हैं व्यास मुनि भैया, नरकटियागंज प्लेटफॉर्म। जी वंदे मातरम गुरुदेव। वंदे मातरम भैया। तो गुरुदेव हम विष्णु भैया से और आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि भैया ने जो बताया कि सोना चांदी तांबा 50% जला के ही दिया गया और कैंसर 4th स्टेज में है,
भैया ये बात हमारे समझ में नहीं आ पा रही है। कैंसर फोर्थ स्टेज का मतलब भैया बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। और भैया ने बताया कि 50% जलाने पर ही 1 सप्ताह में काम कर गया, और वो भी आवाज यहाँ बंद है। मतलब उसमें मात्रा भैया बताएंगे कि सोना चांदी का मात्रा कितना था? जिस तरीके का परिवार होगा भैया, अंदाजा मैं ऐसे नॉर्मल अभी विष्णु भाई को ले लेता हूँ, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। अगर विष्णु भाई जहाँ से हैं, जिस परिवार से बिलोंग करते हैं और जो उनका सर्किल है, उस सर्किल में मुझे नहीं लगता कि उनके पास 50 ग्राम सोना, 50 ग्राम चांदी या होगा। उन्होंने सर्वसाधारण तरीके से जो भी उनके घर में सोना चांदी तांबा, उसे लोहे की कढ़ाई में डाल के 24 घंटे भिगो के उबालने के लिए बोले होंगे। तो विष्णु भैया एक बार दोबारा हैंड रेस कीजिएगा जरा। जी विष्णु भैया दोबारा हैंड रेस करें। भैया। ज्ञान लेने के लिए गुरुदेव हम इनसे कुछ जी चाहेंगे। जी जी भैया। हाँ जी। जी उनके विष्णु जी भैया, भैया वंदे मातरम। हाँ, उनको बताया तो भैया कि आपके पास जितना भी है, ठीक है, जी उसका कोई मात्रा नहीं है। आप बोलेगा अगर मान लीजिए सोना अगर आपके पास 1 ग्राम है या 2 ग्राम भी है, तो उसके लिए कोई एथी नहीं है। आप जितना है आपको उतना डाल दीजिए, भले वो आपका चांदी हो सके ज्यादा हो, क्योंकि चांदी की मात्रा में हम लोग खरीदते भी ज्यादा है। तो इसलिए बोले कि चांदी आपके पास होगा तो चांदी डाल दीजिए, सोना होगा सोना डाल दीजिए, लोहा तो कढ़ाई होता ही है, आप लोहा लोहा का कढ़ाई आप यूज कर लीजिए। उसके बाद तांबा है आपके पास होगा वो डाल दीजिए। डालने के बाद जो उबाल के उसके बाद आधा कर दीजिए। आधा करने के बाद जो उनको जो है यही पानी जो है पिलाते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। तो बस उनका ये था कि यही पानी जो लेने की वजह से उनका जो गले से जो आवाज नहीं निकल रही थी सही से, मतलब लड़का का वो समझ लिख के बताती थी, हाथ से लिख के बताती थी, वो बता रहे थे लिख के बताती थी। अगर उनको कहीं जाना होता था, अगर कुछ खाना है तो लिख के बताती थी। और उसके बाद अब ये है कि आप बोल सकती है, तो पूरा क्लियर नहीं आता है आवाज, मगर हाँ वो कहते थोड़ा बहुत समझा सकती है, बोलती है, जिसकी वजह से उनको समझ में आ जाता है कि क्या बोल रही है। पहले हमें से दो जो बात है। बताइए। ठीक है, सोना सोना चांदी का मात्रा कम था, अच्छी बात है। हम लोग स्वस्थ जी। समृद्ध परिवार के चैनल पर हैं और हम्म। गुरुदेव का आशीर्वाद है। ये बहुत बड़ी बात है कि कैंसर फोर्थ स्टेज में हो और वो सोना चांदी मात्र 50% ही जलाया जाए। यहाँ तो जी टाइट वाला बनता है तो कामयाब हो जाता है आदमी, लेकिन ये 50% जलाने के बाद भी अगर काम कर रहा है तो हम तो प्रार्थना करेंगे आपसे कि उनका वीडियो लाएं और पूरे परिवार को फैलाएं, ताकि हम लोग भी ज्ञानी जी हो। जी ये बहुत बड़ी बात है, जी साधारण बात नहीं है ये। क्योंकि जी होम्योपैथ में दवाई, आयुर्वेद में दवाई सब देने के बाद भी, धातु स्रावी जल देने के बाद भी किसी किसी को 1 सप्ताह में इतना अच्छा रिजल्ट आ जाए, ये बड़े गर्व की बात है। जी इसको तो क्या कहेंगे गुरुदेव के भाषा में, सर से लेके पांव तक छू मंत्र। जी मेडिकल ही बोलेंगे इसको। तो हाँ, तो इसमें थोड़ा सा ज्ञानित करने के लिए हम आपसे हाथ जोड़ जी के जी निवेदन करेंगे, उस भाई का उस बहन का वीडियो उपस्थित कराएं ताकि हम लोग देखें कि जी क्या है जी नहीं। भैया। क्योंकि ठीक गुरुदेव है, ने कहा ना ये बेचा जाएगा, तो वास्तव में बेचा जाएगा। वो दूर नींद सही दूर बात है भैया, ये वो बेचा ही जाएगा। नींद दूर नहीं है। हाँ दलाल टाइप के लोग लगे हुए हैं, इसको करेंगे, लेकिन 50% ही जला के और इतना अच्छा रिजल्ट मिला, ये बहुत बड़ी बात है। जी भैया। तो इसमें मेहरबानी करेंगे भैया अगर जी हमारे गुरुदेव के लिए और हम पर वीडियो जी जी आए इसका, ताकि हम देखें कि बहन का क्या तरक्की है क्या नहीं। जी, बाकी जी तो सब जहाँ ठीक, से हम लोग ओके हैं ओके भैया। लगे हुए जी हैं, भैया। छोटी चाहे बड़ी बात जी है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना सिंह दीदी। हर समस्या का हल धातु अबे साबित चल। भैया आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो भैया बोले हैं व्यास मुनि भैया, वीडियो जरूर शेयर करिएगा, हो सकता है कई लोगों को प्रेरणा मिले। और आज जी भैया। मेरी भी एक जी 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 पेशेंट है, दिल्ली से ही है, गोविंद भैया आपसे कांटेक्ट हुआ है उनका? रीतू करके कोई मतलब है, उनका नाम है। बाय फेस नहीं, मैं उन्हें जानती हूँ, फोन से ही मुझे कांटेक्ट की है और मैं आपका रेफरेंस दी हूँ। जी जी। और हाँ कल ही रात को बात हुई थी, कह रही थी कि 34 किलो की है। तो मैंने कहा मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल ले भाई, बढ़ जाएगा वजन। ठीक है। बहुत ही पेशेंट हैं आजू बाजू, और ये बहुत अच्छा आप रिजल्ट लाए हैं। धातु स्रावित जल हर समस्या का हल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी। जी भैया मैं विशेष रूप से विनती करेंगे, जरूरी नहीं है हमें ये, हम तो ये चाहते ही नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हमें भैया 100% हो। बात यहाँ पे एक सुई तक भी अगर हिल रहा है शरीर में, तो हमें एक आधार मिल रहा है कि हम इसके साथ चलें, हम इसके साथ चलें। जी भैया।
तो जी इसीलिए भैया कोशिश करते हैं उनका वीडियो हम ये करने के लिए। हाँ नहीं हाँ होगा तो उनके जानकार जो है उनसे हम बात करते हाँ हैं। हाँ उनसे बात करके जी कि भाई देखिए जी, आपके आपके दिए गए अनुभवों के आधार पे और परिवारों का विश्वास का स्तर बढ़ेगा उनके यहाँ। एक मतलब देखिए भैया, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जो भी धातु स्रावित जल को अभी भी हल्के में ले रहे हैं, लेकिन पिछले 7 महीनों के अनुभव के आधार पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शरीर के और मन और मस्तिष्क में कुछ ना कुछ प्रभाव हर किसी के जीवन में पड़ रहा है। भाई किसी के खराटे ठीक हो रहे हैं, तो किसी का कमर दर्द ठीक हो रहा है, तो किसी के घुटने दर्द ठीक हो रहे हैं, तो किसी के छाले ठीक हो रहे हैं, तो किसी का बीपी की दवा छूट रही है, तो किसी की डायबिटीज की दवा छूट रही है, तो किसी का किडनी डायलिसिस में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, रुक रहा है, किसी के पैरामीटर सारे सही हो रहे हैं, सारे के सारे जी पैरामीटर सही हो रहे हैं। एक दीदी ने तो आके बताया कि उन्होंने मतलब कमर दर्द के लिए ले रही थी, तो पता चला जी गर्भ ठहर गया। तो ऐसे अनोखे अनोखे अनुभव हो रहे हैं। तो ये धातु स्रावित जल के प्रति हम सभी को आ, एक साथ मिलके दिल से जागरूकता बढ़ानी है और सत्यता के साथ। जी जी आ, चलिए नवनीता लाडवा बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। मोनिका दीदी पंचाल से पूछना था कि वो जैसे बता रही थी भैया जी कि अंगुलियों में क्या दिक्कत थी, वो भैया जी मैं सुन नहीं पाई कि उन्होंने वो लगाया था जो यूट्यूब पे मग... वीडियो सुन लेना बहन, क्यों समय खराब कर रही है चौपाल का। ठीक समझदार बच्चा बन जा, अब तो तेरा अगले अगले क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगा फिर। ठीक है भैया जी। ठीक है, थोड़ी बहुत नकल भी मारना सीख जा। चलो जी भैया जी। अब आगे चलते हैं समापन की ओर। समापन की ओर से पहले एक गीत भजन सुनाना चाह रही है मेरी धर्मपत्नी, तो आप सभी सुने जरा। हाँ तो सुनाओ, यहीं से सुनाओ, क्या हो गया। रोटी नहीं मिली क्या। तो एक तेज बोलो, यहाँ आवाज नहीं जाती, यहाँ तेज बोलना पड़ता है यहाँ से। सारे कष्ट मिटा दे ओ गोरी के लाल। अभी तक आवाज नहीं जा रही, अगर आवाज जाई होती तो अपना अपना अपनी फोटो यहाँ आ रही होती। ये देखो। चलिए, इस भजन को सुनने के लिए अभी इधर से शायद आवाज कम जा रही थी, तभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी मेरे एंड पे, तो वो अपने फोन से जुड़ के। सारे कष्ट मिटा दे ओ गोरी के लाला। सारे कष्ट मिटा दे ओ गोरी के लाल। गौरी के लाला हो शंकर के लाला। गौरी के लाला महादेव के लाला। सारे कष्ट मिटा दे ओ गौरी के लाला। सारे कष्ट मिटा दे ओ गौरी के लाल। बल बुद्धि के तुम हो दाता। बल बुद्धि के हो तुम हो दाता। प्यार के दीप जला दो गौरी के लाला। प्यार के दीप जला दो गौरी के लाला। सारे कष्ट मिटा दे ओ गौरी के लाला। सारे कष्ट मिटा दे ओ शिव शंकर के लाला। लाला रिद्धि सिद्धि के हो तुम स्वामी। रिद्धि सिद्धि के हो तुम स्वामी। शुभ लाभ बरसा दो गौरी के लाला। शुभ लाभ बरसा दो गौरी के लाल। सारे कष्ट मिटा दे ओ गौरी के लाला। सारे कष्ट मिटा दे ओ शंकर के लाला। सारे कष्ट मिटा दो गौरी के लाल। विधि विनाशक नाम तुम्हारा। विधि विनाशक नाम तुम्हारा। सारे विधन मिटा दो गौरी के लाला। सारे विधन मिटा दो गौरी के लाल। सारे कष्ट मिटा दे ओ गौरी के लाला। सारे कष्ट मिटा दे ओ गौरी के लाल। गमों को छाया है अंधेरा। गमों को
छाया है अंधेरा, मंगल दीप जला दे ओ गौरी के लाला, मंगल दीप जला दे ओ गौरी के लाला, सारे कष्ट मिटा दे ओ गौरी के लाला, सारे कष्ट मिटा दे ओ गौरी के लाल, भटक रही हूँ झूठे जगत में, भटक रही हूँ झूठे जगत में, भटके को राह दिखा दे ओ गौरी के लाला, भटके को राह दिखा दे ओ गौरी के लाल, सारे कष्ट मिटा दे ओ गौरी के लाला, सारे कष्ट मिटा दे ओ शिव के लाला, धन माया मेरे पास नहीं है, धन माया मेरे पास नहीं है, सुख संपत्ति बरसा दे ओ गौरी के लाला, सुख संपत्ति बरसा दे ओ गौरी के लाला, सारे कष्ट मिटा दे ओ गौरी के लाला, सारे कष्ट मिटा दे ओ गौरी के लाला, गौरी के लाला हो शंकर के लाला, गौरी के लाला हो शंकर के लाला, सारे कष्ट मिटा दे ओ गौरी के लाला, सारे कष्ट मिटा दे ओ गौरी के लाला, सारे कष्ट मिटा दे ओ गौरी के लाला। बहुत सुंदर। तो बने रहे चौपाल पे। अभी एक बहुत ही अनोखी चीज अभी हम लोग को और देखने को मिलने वाला है। हमारे बीच में है बरसा दीदी। माइक अनम्यूट कीजिएगा, फोन को आप ना क्या दो काम कीजिए। एक तो अपनी बड़ी वाली बिटिया को बोलिएगा कि वो अलग से सामने खड़े होके आपके वीडियो बनाएगी, और पीछे वाली लाइट सही कर दीजिए, और अपने नाम के आगे जो चड्डा लगा हुआ है उसको हटा दीजिए, सिर्फ नंबर रहे, नाम और नंबर रहे। ये काम थोड़ा सा कर लीजिए। एक मिनट, नाम मैं कर देता हूँ। बरसा। अब क्या किया, थोड़ा सा साफ दिखेगा। और बड़ी वाली बिटिया को बोलिएगा कि वो आपको अलग फोन से, आपके अलग फोन से अलग से रिकॉर्ड करेगी। एक मिनट, आपको माइक अपलोड करूँ, कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। जी दीदी, फोन माइक अनम्यूट कीजिए दीदी। हाँ जी भैया, वंदे मातरम। भैया माइक रोटेट अनम्यूट करवा दो कीजिए। भैया, भैया माइक रोटेट करवा दो। रोटेट करना दीदी, फोन को रोटेट कीजिए। जी भैया, हाँ। उसको अब वो फोन, कैमरा बैक। आप सामने बैठ जाओ ना, बैक करने की जरूरत ही क्या है? आप सामने बैठ जाओ, ये दिखा देगी। हाँ। ठीक है भैया। हाँ जी, हाँ जी। अपना भैया ये जो आप अब बनाया हुआ है। एक मिनट रुक जाइए, पहले परिचय कौन देगा? हे भगवान। ठीक है। वंदे मातरम सभी को। मैं वर्षा चड्डा दिल्ली से। तो भैया से मैंने, भैया ने मुझे ये शैम्पू के घटक भेजे थे, तो उससे मैंने ये क्वाथ तैयार किया है। तो आज हम उसकी शैम्पू बनाने जा रही हूँ मैं। जी भैया। जी दीदी। पहले यही मिला दूँ ना क्वाथ? हाँ, क्वाथ अभी दीदी आधा बना रही है, आधे लीटर का बना रही है। तो इसमें लगभग 125 ml के आसपास ये क्वाथ मिलाएंगी। एक नापोगी कैसे? एक, भैया ये 250 ml है। हाँ, तो इसका आधा डाल लीजिएगा, और धीरे धीरे डालिए, और क्लॉक वाइज घुमाते रहिएगा, क्लॉक वाइज। और आप अपने मन की बातें भी बोलते जाइए। खुशी की भैया वो आप ही कर दीजिए। ये 21 जड़ी बूटियां हैं, जो लगभग 240 ग्राम के आसपास, जिसे
16 गुने पानी में, लगभग 4 लीटर पानी में 8वां हिस्सा रहने तक पकाया गया और उसे छान कर क्वाथ बना के रखी। तो अभी दीदी आधे लीटर शैम्पू बना रही है, तो आधे लीटर में इन्होंने आधा क्वाथ डाला है, जो 21 दिव्य जड़ी बूटियों का है, जो हमारे बालों की हर समस्याओं को लेकर, जो भी अपने प्रकृति में उपलब्ध हैं। ऐसे तो प्रकृति में बहुत सारी अनेकों औषधियां हैं, लेकिन ये वो औषधि हैं जो आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाता है पंसार खाने के पास। तो इसके साथ ही साथ एलोवेरा, क्योंकि आपने जितने भी शायद शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जो ना जानता हो एलोवेरा रस के बारे में। एलोवेरा के हर सौंदर्य प्रसाधन एलोवेरा के अगर है तो बनते ही बनते हैं, चाहे एलोवेरा शैम्पू बने, एलोवेरा के साबुन बने, हर तरह से। तो इसमें 50 ml एलोवेरा का रस से अभी धीरे धीरे मिलाया जाएगा। और इस जो महा केश रक्षक वर्धक, जिस शैम्पू को लगाने के बाद हर बहनें, भाई भी खुश हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, भाइयों ने भी बहुत अच्छे प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन बहनों की जान है। और इसके बाद अभी मिलाने जा रही है दीदी, ये स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से पिछले कई वर्षों से चली आ रही दिव्य सौंदर्य वर्धक तेल, ब्यूटी ऑयल, और साथ ही साथ अनेक ऐसे इसेंशियल ऑयल जो बालों की रक्षा करती है, बालों की हर समस्याओं को दूर करती है, उन सभी का मिला हुआ मिश्रण। और इसमें वैद्य राजेश कपूर जी द्वारा दिया गया बायो एंजाइम, जो डीकम्पोजर नाम था, लेकिन उन्होंने इसे ब्रह्म रसायन का नाम दिया। और जब वो पहली बार आए थे मेरे पास, तो उन्होंने मुझे दिया और बोले कि ये दही के जामन की तरह है, आप इसे इस्तेमाल बनाते जाएं और बांटते जाएं। और इसके वाकई व्यक्तिगत में भी कई अनेकों अनुभव लेने के बाद अपने इस शैम्पू में महा के सुरक्षक वर्धक शैम्पू का घटक और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्रह्म रसायन का मिश्रण किया गया। और देखते ही देखते शैम्पू तैयार हो गया। दीदी अब ये शैम्पू तैयार हो गया, खुशबू कैसी आ रही है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दूर से ही। और जो एक इसी किट में आपको एक शैम्पू यहाँ से भी बना हुआ गया था, जिसे आपने इस्तेमाल भी किया है, उन दोनों की उसको मिला के देखिए, खुशबू को और उसको थिकनेस को। खुशबू तो सेम है। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से सौंदर्य की रक्षा के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भाइयों के लिए नहीं है, लेकिन बहनें सबसे ज्यादा चिंतित और परेशान रहती हैं, तो उनके लिए तो विशेष रूप से। जी दीदी, दोनों को जरा देखिए, आप महसूस कीजिए, चम्मच पे डाल के इस थोड़ा सा ऊपर डालिए, ऊपर से। भैया बिल्कुल सेम कलर आया है और और खुशबू, सेम खुशबू खुशबू तो दूर से पहले ही पता लग, खुशबू बिल्कुल सेम आ रही जी जी, तो जिस प्रकार से बनाया गया है, सेम वही घटक उपलब्ध कराए गए हैं। और दीदी, आपने इस शैम्पू को तो आपने लगाया ही है, कैसा लगा? क्योंकि अभी तो बच्चे को बाकी है। अभी कल और पता लगेगा। वैसे मैंने लगाया है, मेरे को तो बहुत पसंद आया भैया, बाल एकदम बढ़िया हो गए हल्के। वैसे तो मेरे वैसे ही थोड़ी सिल्की है और सॉफ्ट है, जैसे सब बोलते हैं। तो लेकिन सबसे ज्यादा तो मुझे तेल लगाया जब, तब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और शैम्पू जब किया तो इससे बाल एकदम लाइट वेट लग रहे हैं, इसे लग ही नहीं रहा, बाल एकदम लाइट वेट लग रहे हैं। और वैसे हाथ लगाओ तो सही लग रहे हैं, ठीक, और वैसे लाइट वेट हो गए। जी भैया, बाल मजा आ गया, बाल लगा शैम्पू लगा। जी, मैं चाहूंगा कि आपकी बड़ी बेटी आपके सामने है, तो उसको कैसा लग रहा है, वो अपनी आवाज में बता दे कि उसको कैसा लग रहा है कि उसके घर में ही उसके माँ उसके लिए शैम्पू बना रही है। क्या नाम है? मुझे तो वंदे मातरम। मेरा नाम वान्या है। और रोज जैसे मम्मी को कुछ ना कुछ बनाते हुए देखती हूँ, कभी फेस पैक, कभी ब्यूटी क्रीम,
और अभी कल हम ब्यूटी ऑयल बना रहे थे साथ में, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मैं खुद भी ये चीजें यूज कर रही हूँ। कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले मेरा हाथ जल गया था, तेल गिर गया था मेरे हाथ पे, तो मैंने उस पे अमृत धारा लगाई थी, फिर मैंने ब्यूटी क्रीम लगा ली थी, तो अब बिल्कुल ठीक है वो, उसमें जरा भी जलन नहीं हुई मुझे। तो आपको बेटे एक चीज तो, अगर ये शैम्पू देख के कैसा लग रहा है कि आपके लिए शैम्पू आपके घर में बन रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो पहले भी लगाया था वो आंवला रीठा और शिकाकाई वाला, मम्मी ने पहले बनाया था, तो मैंने पहले बहुत लगाया था क्योंकि मेरे बाल झड़ते थे, तो बहुत ज्यादा कम हो गए थे मेरे बाल। अब तो बहुत सही है, मतलब इस शैम्पू के चक्कर में मेरे बाल बच गए उल्टा। बहुत हाँ बहुत। भैया, बस बेस नहीं डाला था, जी। सिर्फ आंवला रीठा की कटाई से मैंने इसके बाल वॉश करती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा हेयर फॉल रहता था, तो इसने तो बहुत किया है ऐसे शैम्पू से। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। स्वस्थ समृद्ध परिवार के केंद्र के बाद, मोनिका बहन के बाद, अब जो शैम्पू बना तो दिल्ली में वर्षा चड्ढा दीदी के पास। तो बहुत बहुत अब मेरे धन्यवाद पास मुझे देख के और सबको लगेगा हाँ इजी है बनाना। वरना सबको क्वाथ बनाना लग रहा था, वो क्वाथ कैसे बनेगा। तो वो एक बार बन गया ना, तो लगेगा सबको बहनों को इजी है, बन जाएगा, ये बना सकते हैं तो सब बना सकते हैं। दीदी। सब इजी है, जी कुछ भी मुश्किल नहीं बहन। है, देखो कोई हो गया। हर एक मुश्किल को आसान करता है स्वस्थ समृद्ध परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी, वंदे मातरम। धन्यवाद। अब चलते हैं समापन की ओर। तो कोमल पटेल बहन। जी भैया, जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया, धन्यवाद। आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करें। हेमंत भैया, मोनिका बहन। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। राम की जय हो। लाजू लाडली जो जय सरकार हो। की जय हो।
प्रजापति रामचंद्र जी की जय हो। तो समृद्ध परिवार की जय हो। ब्रह्मांड के पिता मौसकाले की वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। तरुणम ज्ञान के वेंकट की आनंद भैया। वंदे मातरम। अभी आनंद भैया के जयकारे से पहले आप बहुत ही बेहतरीन अनुभव आप सभी के लिए। तो जो जो गए वो अलग बात है, लेकिन जो बच गए उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अनुभव। तो अनुभव देने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं उत्पल शुक्ला भैया। उत्पल शुक्ला भैया माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। उत्पल भैया, उत्पल शुक्ला भैया माइक अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन। एक मिनट भाई जी, कुछ किधर से हो रहा कुछ। एक मिनट खोल रहा हूँ। अरे भाई जी खुल नहीं, एक मिनट। हाँ हाँ, हो गया भाई जी। जी भैया। वंदे मातरम भैया। हाँ भाई जी, वंदे मातरम। जी भैया। आपके भाई जी। आपका संदेश पढ़ के दिल में बड़ी खुशी हुई, तो मैंने कहा वो खुशी सिर्फ मेरे तक ना रहे, हाँ यहाँ पे चौपाल में जुड़े बाकी परिवारों तक पहुंचे। तो आप अपना अनुभव शेयर करें। हाँ हाँ जी भाई भाई जी, अभी अब मतलब 40 दिन पहले माता जी को लकवा का प्रकोप हो गया था। तो उसके मतलब बाद ये आपके बताए द्वारा मतलब होम्योपैथिक मतलब मेडिसिन, और मतलब आपके बताए द्वारा मतलब ये क्या है अपना जो काढ़ा बताया था, सूंठ दालचीनी कलौंजी और लहसुन का, उनको कंटिन्यूस मैंने लगभग 40 दिन तक लगभग दिया उनको। तो अभी उनके मतलब सुधार है, और उनका थोड़ा सा वेट उनका ज्यादा था, तो वो भी लॉस हुआ है। और भैया धातु स्रावित जल। हाँ, और धातु सात्विक जल भी दिया है भाई जी। मतलब वो भी दिया हुआ है उनको। धातु सात्विक जल भी बना के कंटिन्यूस दिया है। कैसे बना रहे थे धातु स्रावित जल? भाई जी मैंने तो उसमें मतलब धातु सात्विक जल में मतलब मेथी डालता, मेथी और अपने तुलसी के पत्ते, और दालचीनी और अपना गिलोय और सौंठ, ये इतना डाला था भाई जी। ये डाल के बना के उनको मतलब डेली पिला रहा हूँ। तो जो लकवा का अटैक आया था भैया, उससे कितना शरीर में किस किस हिस्से में और क्या क्या दुष्प्रभाव पहुंचा था? भाई जी उनका मुंह टेढ़ा हो गया था। मुंह टेढ़ा हो गया था। हम्म। जी। वो मतलब, और उसी दिन से, जिस दिन से आपने जैसे ही आया था, तो आपसे मतलब आप देशमुख भैया और आपके मतलब उनने पहले बताया था कि वो मतलब कास्टिकम वगैरह देना। फिर आपने बताया कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपने बताई थी, वो मतलब उसको चालू मैंने तुरंत ही उसी दिन से चालू कर दिया। और मतलब साथ में कॉस्टिकम भी मतलब 200, और वो मतलब आपके बताया द्वारा तो सौंठ कलौंजी और लहसुन और दालचीनी का काढ़ा, ये डेली पिलाया भाई जी। मतलब होम्योपैथी की दवाएं, धातु स्रावित जल, आ, हाँ जो औषधियों युक्त, और दालचीनी सौंठ कलौंजी लहसुन युक्त काढ़ा। हाँ काढ़ा। और एक हाँ बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि चिकित्सक के द्वारा इसे पानी ना चढ़ाया जाए। हाँ, आप ये हाँ भाई जी, ये उनको आपके द्वारा बताया मतलब आपने मतलब उस दिन मेरे को मतलब देशमुख भैया ने बताया था कि भाई जी ने बोला है कि मतलब नहीं नहीं चढ़ा, और मैंने भी आपका वीडियो में सुना था। तो उस दिन उनको नहीं चढ़ाने दिया था, मतलब बाटल लगाने के लिए मना कर दिया था। तो आज 40 दिन बाद माता जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं। उनका जो मुंह का टेढ़ापन जो था वो, अभी मेरे पास फोटो आपने भेजा है, उस फोटो को हाँ देखने से कोई नहीं कह सकता कि माता जी को पैरालिसिस अटैक आके चेहरा जो टेढ़ा था, हाँ ऐसा। मतलब कुछ परसेंट शायद बगल में जो रह रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो भले उनको देख ले, वो अलग बात है। लेकिन दूर से कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि अभी पैरालिसिस अटैक इनको आया है। हाँ हाँ, ये नहीं कह सकता भाई जी। जी। तो बहुत मतलब बहुत बस हाँ,
आप ठीक हैं भाई जी? जी भैया, बहुत बहुत जी धन्यवाद भैया, बहुत नहीं बहुत भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया भैया ठीक ठीक। उत्पल शुक्ला भैया को भैया कुछ याददाश्त बढ़ाने के लिए भी दो भैया, इनको खुद को भी खिलाओ भैया कुछ। खिलाया जाएगा। श्रावित जल। दादू हाँ भाई। साहब भैया आप भी पीना शुरू करो, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है भैया, आप भी पीना शुरू कर लो। भैया ऐसे कौन अटकता है, 3 बार अटक गए बीच में, एक 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 में उपचार में 3 बार अटके भैया। खुजली अब कर दीदी रही थोड़ा सा सिर बोलने खुजलाने से, बोलने नाक में। खुजलाने से याद नहीं आता भैया, सिर कितना खुजला लो, नाक खुजला लो, याद नहीं आता। धातु है। स्रावित जल का सेवन नहीं अरे करोगे तो। ये कैमरे में पहली बार आ रहे हैं इसलिए ऐसा हाँ हो। हाँ दीदी, थोड़ा सा संकोच होता है, एकदम एकदम बोलते नहीं बनता है। इसलिए तो मैंने वीडियो ऑन करवाया था, अगर वीडियो ऑफ रहता तो और अच्छे से बोल भैया देते। एक बार वीडियो ऑफ करके वीडियो बनवाओ, मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, वीडियो ऑफ करो, हम कोई नहीं देख रहे आपको। वीडियो ऑफ करना, करना भैया। कोई बात नहीं, चलते हैं अब आनंद भैया के पास चलते हैं। आनंद भैया जी भैया, जी, जयकारा लगाएं आप सभी, अपना अनम्यूट करें। यादाश्त की बात आती है ना भैया, तो हमको याद आता है, आप याद आ जाते हैं तुरंत। एक बार पता नहीं क्या मैं पूछ रहा था आपसे, कहे अरे यार बादाम खाया करो, बार बार वही चीज 3 बार पूछ लिए। डांट मिली थी, शुरुआत की बात है। मजाक है। जी जी माता जी, मैं समझती हूँ ये बात, खुशी के मारे ऐसे होता है। मुझे तो सीरियस मैटर था, तो मेरे को तो थोड़ा ठीक करना था, माहौल थोड़ा ठीक करना था, बाकी ऐसा कुछ नहीं। और वैसे भी धातु स्रावित जल का सेवन कर लोगे तो अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। एक स्वस्थ व्यक्ति भी धातु स्रावित जल का सेवन कर सकता है। जो दारू पी सकता है तो ये तो अमृत है। भैया बहनों की इरिटेशन खत्म करते हो, भाई की करो भैया, एक भाई पे मुझे तो भैया सच में ही भाई की करो भैया, रोज लेके आओ। चले भैया। जी भैया, सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करने की तैयारी में रखे हैं। जयकारा गाड़ियों का मसाज करते रहे। पार्वती आनंद भैया दोबारा से। नहीं आया भैया जी। आनंद भैया दोबारा से। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। क्या बात है? उस समय खुले में था ना भैया, इसलिए आवाज नहीं आई, तो रूम में आ गए ना हम कि अब आवाज जाएगी। चले मिलते हैं। आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहा। एक तरफ सुबह रूना दीदी के सफर से बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला। शाम की चौपाल में बहुत ही साधारण सी दिखने वाली दीदी सुषमा दीदी के वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ पर उनके विचार भाव साधारण सर्व तो ये चीजें मिली। और मोहिनी पंचाल दीदी की सानिध्य में किस प्रकार परंपरा के तौर पे पुराने जमाने से ही स्वदेशी चिकित्सा को अपनाया जा रहा है, अपने आसपास सरल घरेलू उपचारों को अपनाया जा रहा है। तो ये सब जानने के लिए जुड़ते रहें, बने रहें स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के संग, चौपाल के संग, 11 बजे की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा के संग। और बेहद ही अनोखे अनोखे अनुभवों का संग्रह है यहाँ पर। हकीकत ब्याह होती है इस चौपाल पर। तो आगे मोह माया समेटने का मन कर रहा है, मोह माया समेटते हैं। लेकिन आज मोह माया समेटने के पहले, जाने से पहले, हम सभी के बीच में एक बहुत ही कम उम्र के व्यक्ति हैं, उनसे मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। रमेश चाचा जी, रमेश डांगरे चाचा जी, माइक अनम्यूट करें। प्रणाम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आपके 2 शब्द सुनने के लिए बेकाबू हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र के आप हैं हमारे बीच। चौपाल में आए बिना हमको कभी दिल लगता ही नहीं। चौपाल में यानी चौपाल में कब जाते ऐसा लगता है पहले बात तो, क्योंकि ये अपना जो परिवार है कि नहीं, सब लोग अपने खुले दिल के लोग हैं, एक परिवार के लोग हैं, और सबके एक बार मिल गए तो फिर मन को शांति मिलती है।
इसलिए आता हूँ। और दूसरी बात, यहाँ जो मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता, पैसे देकर भी नहीं मिलता। अनुभव सबके मिलते हैं, सबको आरोग्य मिलता है, और क्या चाहिए। और जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ये भी यहाँ बात हमको मालूम होती है, इसलिए चौपाल में आता हूँ। गोविंद भैया, आप पर तो मैं हमेशा के लिए प्रणाम करता हूँ। बस, वंदे मातरम। वंदे मातरम। चरण स्पर्श आपको। प्रणाम। और अब चलते हैं, आखिरी में जाते जाते एक शब्द जरूर लेना चाहूंगा। हमारे एक खिड़की के दो प्राणी जिन्होंने उत्पल भाई को उस वक्त मदद करके विश्वास के स्तर को बढ़ाया। एक खिड़की के दो प्राणी ढूंढ के लाया जाए, इन्हें माइक अनम्यूट किया जाए। एक खिड़की के दो प्राणी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी बात को शुरुआत करता हूँ कि मैं इस बीच जो है ना, उत्पल भैया मेरे संपर्क में रहे और फिर कभी इनसे बात करते, कभी मुझसे, और पूछते रहे। ये लकवा हुआ था तब, तो इन्होंने बताया था कि बॉटल मत चढ़ाना। तो बोले वो पहचान के डॉक्टर है, लेकिन वो क्या आयुष्मान कार्ड है तो भर्ती करने का बोल रहे हैं। बोले, मैंने कहा ठीक है भर्ती कर दीजिए, लेकिन इलाज अपने हिसाब से कीजिए। तो इन्होंने कास्टिकम और 2-3 दवाएं जो आपने लिखवाई थी वो बता दी थी, वो बराबर लेते रहे। और फिर अदरक का रस और इसका लहसुन का रस, ये रस भी उन्होंने मतलब अच्छे से चबाने को बोला, अदरक को और लहसुन को। ये सब उन्होंने बराबर किया। और जो मैं बात कहना चाह रहा था कि मैं उत्पल भैया को कभी फोन करता तो एक दिन उनके बेटे ने उठा लिया। तो उनका बेटा क्या बोलता है, पापा पापा गोविंद भैया का फोन आया, बोले, जबकि देशमुख भैया का फोन था। तो हम तो आपके नाम से जाने जाते भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम सभी को। बस भैया जी, आपने जो सिखाया है उसी ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। कभी कोई पूछता है तो उन्हें बता देते हैं कि ये कर लीजिए। और भैया आपने जो नंबर डाल रखा है हमारे उसमें, तो बराबर लोगों के फोन आते हैं, और हमारे बस में जो होती है वो हम बता देते, और जो नहीं होती आपसे पूछ के फिर बता देते। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वो माया समेटते हैं, 10 बजने को है। कलाइयों की मसाज एक दूसरे की, अगर जो अगल बगल वाले हैं तो एक दूसरे की कर दें। दीदी भाग गई, ऐसा ना हो कि मेरी। चलिए, वो वंदे मातरम। मैं सभी के माइक अनम्यूट कर देता हूँ और वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे सभी मातरम। गायकों को वंदे मातरम, विशेषकर गोविंद भैया को वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम वंदे सभी को। मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे सभी मातरम। को। के परिवार में वंदे